हिंदी सी 471 5 वस्त्रों का विलय। क्या ये भी इंसानी भाषा है? ये जिन लगभग अपने दांतों को पीसकर धूल में मिला रहा था। उनकी 3 बड़ी बहनों ने सैकड़ों वर्षों तक केवल बलि के वस्त्र की स्वीकृति पाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन प्रयास करने का अवसर भी उन्हें खोना पड़ा। लिन शेन ने वास्तव में उपलब्धि की भावना की कमी के बारे में शिकायत की थी, और ये जिन केवल ये कहना चाहता था कि उसकी उपलब्धि की भावना नरक में जाए। जरूर, हम दूसरे ग्रहों पर भी कोशिश कर सकते हैं। तियानजुन बहुत खुश थी। अगर वे अभी लिटिल वाइन सम्राट द्वारा छोड़ी गई चीजों को ले जा सकें, तो ये बहुत बढ़िया होगा ताकि किसी भी लंबे जटिल सपनों से बचा जा सके। हालांकि ये कोंग और उसकी बहनों ने इसे गुप्त रखने का वादा किया था, लेकिन तियानशुन ने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसकी अपनी योजनाएं थीं, और चाहे वे रहस्य रख सके या नहीं, इसका तियानशुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। समूह येलो स्टार पर पहुंचा, जो पर्पल स्टार जैसा ही था। पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पीले रंग का लबादा लटका हुआ था। वास्तव में ये पीले रंग के पैटर्न वाला सफेद लबादा था, वास्तव में पीला लबादा नहीं था। सभी की निगाहें लिन शेन पर टिक गईं, ये सोचकर कि क्या वह इस पीले वस्त्र को भी वश में कर पाएगा। क्या मुझे इसे उतारने की जरूरत है? लिन शेन ने पूछा, और उसने अपने पहने हुए पर्पल स्टार रिचुअल रोब की ओर इशारा किया। उसकी आंखें ये कान की ओर देख रही थीं। नियम केवल ये कहते हैं कि आपको सभी 5 बलिदान वस्त्र एकत्र करने होंगे। यह नहीं कहा गया है कि आपको उन्हें उतारना है या नहीं। ये कांग ने अपना सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, तो चलो इसे नहीं उतारते हैं। लिन शेन ने सीधे बैंगनी सितारा अनुष्ठान बागे के ऊपर पीले सितारा बलिदान बागे को पहनने की कोशिश की। ये जिनकी निगाहें लिन शेन पर टिकी थीं, वो पूरे दिल से उम्मीद कर रहा था कि लिन शेन सफल नहीं होगा, या इससे भी बेहतर कि येलो स्टार बलि रोब उसे सबक सिखाएगा। दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लिन शेन ने सीधे हवा में तैर रहे पीले सितारे बलिदान के वस्त्र पहन लिए। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। डार्लिंग, देखो कैसे तुम्हारे पति तुम्हारे लिए सभी 5 बलि वस्त्र इकट्ठा करते हैं। लिन शेन को अब यकीन हो गया था कि वह आसानी से ये बलि वस्त्र ले सकता है। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इन वस्त्रधारियों ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई। क्या पालतू बनाए जाने के बाद जंगली जीवों को चाबी नहीं देनी चाहिए और फिर उन्हें पालतू कैप्सूल में नहीं बदलना चाहिए? अब उस पर 2 बलि वस्त्र होने के कारण वे 2 साधारण टोपों से भिन्न नहीं लग रहे थे, और उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं लग रहे थे। पीले तारे वाले बलि वस्त्र पर भी एक अनुष्ठान पाठ लिखा था, जिसका अर्थ लगभग वही था, तथा उसमें भी ज़ैड सम्राट नामक देवता का आह्वान किया गया था। बीच में कुछ ऐसे पात्र थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। वे अजीब लग रहे थे, जैसे कि वह उन्हें पहचानता हो, फिर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाया। इसके बाद समूह ब्लू स्टार, ग्रीन स्टार और रेड स्टार के पास गया, और ब्लू स्टार और ग्रीन स्टार के बलिदानी वस्त्र भी आसानी से प्राप्त कर लिए गए। 4 बलिदानी वस्त्र पहने हुए लिन शेन को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, और वह नहीं जानता था कि क्या ये वस्त्र उसे दूसरों के हमलों से बचाएंगे। ये कोंड और उसकी बहनें सुन्न हो गई थीं। उन्हें लगा कि उनके सैकड़ों सालों के प्रयास लिन शेन की नजर में एक मजाक के अलावा कुछ नहीं थे। जो उन्होंने चाहा था और जो उन्हें नहीं मिला, उसे कोई और आसानी से अपना हाथ बढ़ाकर हासिल कर सकता था। इतनी असमानता उनके लिए स्वीकार करने लायक नहीं थी। लिन शेन का अस्तित्व उन्हें ये बता रहा था कि उनके पिछले कुछ 100 साल व्यर्थ गए हैं, और उनके सारे प्रयास निरर्थक हैं। वे अंतिम ग्रह रेड स्टार पर पहुंचे, जो वास्तव में पिछले 4 तारों से ज्यादा अलग नहीं था, सिवाय इसके कि यह सूर्य के ज्यादा नजदीक था, इसलिए इसका तापमान अन्य ग्रहों की तुलना में कुछ अधिक था। कुछ लोगों की ताकत के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसे तापमान का डर नहीं था, और वे सीधे रेड स्टार बलि वस्त्र के पास पहुंच गए। लिन शेन ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया और रेड स्टार बलि वस्त्र उतार दिया। अब तक सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जब उन्होंने लाल सितारा बलिदान वस्त्र पहना, तो 5 वस्त्र अचानक चमक उठे। लाल, पीले, नीले, हरे और बैंगनी दिव्य रोशनी ऊपर उठकर लिन शेन को बहुरंगी चमक में ढकने लगी। लिन शेन चौंक गया, लेकिन शुक्र है कि रंगीन चमक ने उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे उसे मानसिक शांति मिली। तियानशुन पहले से ही लिन शेन के साथ थी। अगर लिन शेन को चोट लगती, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करके लिन शेन को बलि के वस्त्र के नियंत्रण से मुक्त करने में मदद करती। सौभाग्य से जिस बात का उन्हें डर था, वह घटित नहीं हुआ। रंग बिरंगी चमक के बीच 5 वस्त्र एक में विलीन हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर।
असंख्य रंग लुप्त हो गए तथा मिश्रित वस्त्र पर केवल काला और सफेद रंग ही रह गया। सफेद पृष्ठभूमि और काले अक्षरों के साथ यह पोशाक काफी आकर्षक लग रही थी। तभी दर्शकों को, जो वस्त्र को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, यह एहसास हुआ कि वे समझ से परे हिस्से मूलतः अधूरे थे। जब 5 वस्त्र एक साथ मिल गए तो अधूरे पार्ट भी एक साथ आ गए, जिससे ऐसे अक्षर बन गए जिन्हें लिन शेन और अन्य लोग पहचान सकते थे। ये हताश करने वाला भजन जैद सम्राट के लिए प्रार्थना के कुछ शब्द थे। लिन शेन ने उन भजनों को सुनाने के बाद उसे अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर सब कुछ हिलना बंद हो गया और केवल लिन शेन, जो बलिदान की पोशाक पहने हुए था, इस रुके हुए स्थान में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। अचानक लिन शेन ने आकाश से प्रकाश की एक किरण को उतरते देखा, मानो शून्य से निकलकर उसके सामने आ रही हो। बीम धीरे धीरे खुलती गई और रहस्यमयी और प्राचीन दरवाजे में बदल गई, जिसमें ईंटों के रूप में जैद और टाइलों के रूप में रंगीन ग्लेज थे, जो अमर आभा और बिजली की छिपी हुई चमक से घिरा हुआ था। दरवाजा ऐसा लग रहा था मानो वह देवताओं और राक्षसों की भूमि से आया हो, जिसमें अंतहीन भयावह आभा हो। जैसे ही बीम खुली, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सीढ़ियां थीं, जो किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाती थीं। सीढ़ियों के पार धुंध में लिपटी, बादलों में विशाल विशालकाय इमारतों की तरह दिखने वाली, अंतहीन रूप से फैली हुई अजीबोगरीब इमारतों की एक श्रृंखला थी। लिन शेन पर बलि का वस्त्र अपने आप चला गया और उसे दरवाजे से होते हुए सीढ़ियों तक अजेय बल के साथ ले गया। लिन शेन विरोध करना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से असमर्थ था। बलि के वस्त्र की शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच गई थी, जिसका सामना करना लिन शेन की क्षमता से कहीं ज्यादा था। बलि के वस्त्र की शक्ति के सामने उसकी सारी शक्ति बेकार थी और वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे उसके शरीर को वस्त्र द्वारा सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था। सीढ़ी के अंत में स्पष्टतः एक विशाल महल था, एक ऐसी शैली जिसे लिन शेन ने पहले कभी नहीं देखा था और जिसका वर्णन करना कठिन था, क्योंकि यह किसी भी ऐसी चीज से भिन्न था जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना था और इसलिए उसे चित्रित करना कठिन था। महल के दरवाजे खुले और बलि के वस्त्र के मार्गदर्शन में लिन शेन महल के भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर एक शानदार दृश्य था, जो धुंधली चमक से भरा था, जिससे लिन शेन की आंखों में सब कुछ काल्पनिक और अस्पष्ट दिखाई दे रहा था। महल के सबसे ऊंचे स्थान पर एक आकृति एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन एक फैली हुई चमक में लिपटी हुई थी। आकृति के चारों ओर प्रकाश विशेष रूप से तीव्र था, जिससे लिन शेन सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। यह आकाश में धधकते सूरज को सीधे घूरने जैसा था। केवल कुछ झलकियों के बाद उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे अंधी होने वाली थीं। तुम क्यों आए हो? सिंहासन पर बैठा व्यक्ति आश्चर्य से बोलने लगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्यों आया हूँ? मैंने खुद यहाँ आने का विकल्प नहीं चुना, मुझे बलि के वस्त्र ने यहाँ खींचा था। लिन शेन को अंदर से उदास महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, वस्त्र पर लिखे भजनों का उपयोग जैद सम्राट देवता की मदद मांगने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि देवता वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हैं और इस सिंहासन के ऊपर जो है वह जैद सम्राट देवता है? क्या आप जैद सम्राट हैं, प्रभु? लिन शेन ने सोचा, फिर एक सम्मानसूचक शब्द का उपयोग करने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष वास्तव में देवता था या नहीं, उसके पास जो ताकत थी उसका मुकाबला करना लिन शेन की क्षमता से परे था। इसलिए सम्मानपूर्वक व्यवहार करना बेहतर था। हाँ, दूसरे ने सरलता और सीधेपन से उत्तर दिया, फिर पूछा, आप क्यों आए हैं? लिन शेन दूसरे की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता था, फिर भी वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि आवाज पुरुष की थी या महिला की, बूढ़ी या जवान, सुखद या प्रिय। कुछ खास नहीं, मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी कृपा को निहारने आया हूँ। लिन शेन ने अजीब हंसी के साथ कहा। यद्यपि दूसरे ने बलि ग्रंथों में वर्णित देवता जैद सम्राट होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन एक नास्तिक के रूप में लिन शेन दुनिया में देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। यदि देवता भी अस्तित्व में थे, तो लिन शेन का मानना था कि वे केवल एक अन्य प्रकार के उन्नत प्राणी थे, सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं। यदि जैद सम्राट एक सर्वशक्तिमान देवता, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि लिन शेन कौन थे और वह यहाँ क्यों आए थे, और उन्होंने यह नहीं पूछा होता कि लिन शेन क्यों आए थे। इसलिए लिन शेन ने कोई अनुरोध नहीं किया। वह आमतौर पर देवताओं की पूजा नहीं करता था, इसलिए वह शायद ही उनसे आशीर्वाद की उम्मीद कर सकता था। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मुझे अपना संरक्षक आत्मा बनाना चाहते हो?
जैद सम्राट की आवाज अलौकिक थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। संरक्षक आत्मा क्या है? लिन शेन चौंका और जल्दी से बोला। यदि आप संरक्षक आत्मा की तलाश में नहीं थे, तो आप दिव्य न्यायालय में आने के लिए आत्मा संचारी वस्त्र का उपयोग क्यों करेंगे? जैद सम्राट ने पूछा। लिन शेन को ये समझाना पड़ा, मैं अचानक 5 बलिदान वस्त्र एकत्रित करने लगा था और मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सारे रहस्य शामिल हैं। चाहे आप यहाँ कैसे भी पहुंचे हो, अब आप एक संरक्षक आत्मा चुनने के हकदार हैं। जैद सम्राट ने कुछ देर रुककर कहा, प्रत्येक संरक्षक आत्मा आपको अलग अलग भाग्य प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन के देवता को अपना संरक्षक आत्मा चुनते हैं, तो जब आप संरक्षक आत्मा का आह्वान करेंगे, तो आपको धन के देवता की सौभाग्यपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। आपका भाग्य दूसरों की तुलना में बेहतर होगा, व्यापार में समृद्धि आना आसान होगा, लॉटरी जीतना अधिक आसान होगा, और आप काम करते समय दूसरों की तुलना में अधिक कमाएंगे। यदि आप दीर्घायु सितारे को अपनी संरक्षक आत्मा के रूप में चुनते हैं, तो आपका जीवन दूसरों की तुलना में लंबा होगा। निस्संदेह एक संरक्षक आत्मा आपको केवल एक निश्चित भाग्य ही प्रदान कर सकती है। यदि आप प्रवाह के साथ चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप भाग्य को चुनौती देने पर अड़े रहते हैं, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि सबसे मजबूत भाग्य भी आपके काम नहीं आएगा, स्वर्गीय सम्राट ने कहा। लिन शेन ने जैद सम्राट के कहने का आशय समझ लिया तथा कहा कि भाग्य उसके पक्ष में होने पर भी यदि वह जानबूझकर घाटे में चल रहे व्यवसाय में लगा रहेगा, तो अतिरिक्त भाग्य भी उसके लिए कोई मदद नहीं करेगा। यदि उसने दीर्घायु तारे को अपनी संरक्षक आत्मा के रूप में चुना, लेकिन आत्महत्या पर जोर दिया, तो दीर्घायु तारा उसकी जान नहीं बचा सकता था। फिर भी ये पहले से ही अविश्वसनीय रूप से जादुई था। यदि कोई धन के देवता को चुनता है और आपदा को आमंत्रित नहीं करता है, तो वे निश्चित रूप से जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक पैसा कमाएंगे, औसत व्यक्ति के लिए एक बड़ा आकर्षण। मैं अन्य किन आत्माओं में से चुनाव कर सकता हूँ? लिन शेन ने चुनाव करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पूछताछ जारी रखी। आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, जैद सम्राट ने कहा, जिससे लिन शेन को हल्का झटका लगा। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं एक संरक्षक आत्मा चुन सकता हूँ? आपने अभी धन के देवता और दीर्घायु सितारे का उल्लेख किया है, अब कोई विकल्प क्यों नहीं है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। आपने अभी अभी मुझे चुना है, इसलिए मैं पहले से ही आपकी संरक्षक आत्मा हूँ। स्वाभाविक रूप से आप फिर से नहीं चुन सकते, जैद सम्राट ने उदासीनता से कहा। मैं समझता हूँ, भगवान जैद सम्राट, आपका भाग्य क्या है? लिन शेन ने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको चुनना चाहता हूँ, ये कैसे गिना जा सकता है? लेकिन लिन शेन ने ये शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब आप किसी की छत के नीचे होते हैं, तो आपके पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। बस इसे अपने लिए महसूस करो, जाओ। अमर आत्मा संरक्षण का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आपको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो आपको केवल मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करना होगा, और यह है हाउटियन जिनके सच्चे जैद सम्राट मिलुओ, सर्वोच्च संप्रभु। स्वाभाविक रूप से रहस्यमय। जैसे ही जैद सम्राट की आवाज धीमी हुई, लिन शेन ने महसूस किया कि उसके शरीर को आत्मा संचारी वस्त्रों द्वारा हिंसक रूप से पीछे खींचा जा रहा है, और एक पल में वह महल के भव्य दरवाजों से उड़ गया, सीढ़ियों से नीचे और बाहर। क्या आप उसे एक बार और दोहरा सकते हैं? मैं इसे नहीं पकड़ पाया। आह! लिन शेन हताश होकर चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही दिव्य न्यायालय के द्वार से बाहर निकल चुका था। दिव्य न्यायालय के द्वार एक धमाके के साथ बंद हो गए और प्रकाश की किरण भी गायब हो गई। प्रकाश किरण के गायब होने के साथ आत्मा संचार करने वाले वस्त्रों की चमक भी गायब हो गई और वे 5 भागों में विभाजित हो गए। लिन शेन के शरीर को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और एक पल में गायब हो गए। जो स्थान अभी भी सामान्य था, वह वापस सामान्य हो गया और ऐसा लग रहा था कि ये कांग और अन्य लोगों को पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ था। उनकी आंखों में लिन शेन का बागे गुलाबी रोशनी से चमक उठा, फिर काले अक्षरों के साथ सफेद हो गया और लिन शेन द्वारा बलिदान पाठ का पाठ करने के बाद बागे 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया और एक चमक में शून्य में गायब हो गया। लानत है, ये तो बेकार है। जैद सम्राट का नाम फिर क्या था? मैं समझ नहीं पाया। आपको इतना लंबा नाम क्यों रखना पड़ा? लिन शेन को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। तियान, क्या हुआ? तियान ने ये कांग और अन्य लोगों की तरह केवल लिन शेन के बलिदान के वस्त्र को एक साथ जुड़ते हुए देखा, फिर से बिखरते हुए शून्य में गायब हो गए।
लिन शेन ने दिव्य दरबार में जो समय बिताया वह उन्हें ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, वे बस भाग गए। चूंकि ये कोंग और अन्य लोग अभी भी वहां थे, इसलिए लिन शेन स्वाभाविक रूप से तियानजून को दिव्य न्यायालय के मामलों के बारे में नहीं बता सका। तो अब हम क्या करें? बलि के वस्त्र के बिना हम छोटे शराब सम्राट द्वारा छोड़ी गई चीजें नहीं प्राप्त कर सकते, ये कांग ने कहा। लिन शेन को अब पता था कि लिटिल वाइन सम्राट द्वारा छोड़ी गई चीजें कृत्रिम सूर्य के अंदर नहीं हो सकती हैं, लेकिन संभवतः संरक्षक आत्मा प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया था कि आत्मा संचार करने वाले वस्त्रों को लिटिल वाइन सम्राट द्वारा तैयार नहीं किया गया था, न ही वे इस बेस म्यूटेशन भूमि से पैदा हुए प्राणी थे, बल्कि लिटिल वाइन सम्राट द्वारा कहीं से एकत्र किए गए थे और यहाँ इस प्रतीक्षा में रखे गए थे कि कोई उन्हें सक्रिय कर दे और सेलेस्टियल कोर्ट तक पहुंचा दे। छोटे शराब सम्राट ने ऐसा क्यों किया, लिन शेन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कृत्रिम सूर्य के अंदर कुछ और भी है या नहीं, लिन शेन को भी नहीं पता था। शायद उसे यह पता लगाने के लिए एक परीक्षण करना होगा कि कृत्रिम सूर्य के अंदर कुछ और भी है या नहीं और उस तक कैसे पहुंचा जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें उड़ा दिया, लिन शेन बहुत बुरे मूड में था। दिव्य दरबार में प्रवेश करने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह जैद सम्राट का दिव्य नाम भी याद नहीं कर पाया था। लिन शेन को केवल हाओटियन, जैद सम्राट, भगवान या ऐसा ही कुछ याद था। ये बहुत लंबा था, इसे केवल एक बार सुनने के बाद कोई भी इसे पूरी तरह याद नहीं रख सकता था। क्या तुम इसे कुछ बार नहीं दोहरा सकते थे? इतने लंबे नाम के साथ कौन इसे एक बार में याद कर सकता है? लिन शेन की इच्छा थी कि वह वापस सेलेस्टियल कोर्ट में जाए, उस जैद सम्राट को पकड़ ले और उसे अच्छी तरह से पीट दे, फिर उसे याद दिलाने के लिए नामों की एक श्रृंखला सुनाए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो लिन शेन उसे फिर से पीटेगा। अचानक लिन शेन को कुछ ख्याल आया। इससे पहले जब लिन शेन ने अमर न्यायालय पर कदम रखना सीखा था तो उसने सोचा था कि दिव्य न्यायालय देवताओं के निवास के लिए सिर्फ एक रूपक था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में दिव्य न्यायालय जैसी कोई जगह है। महज एक संयोग होगा, लिन शेन ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और जैद सम्राट ने जो कुछ भी किया उससे वह काफी दुखी था। यहाँ मामले का निष्कर्ष आ चुका था और यदि कोई लाभ प्राप्त किया जा सकता था तो वह केवल छोटे शराब सम्राट द्वारा छोड़े गए परीक्षण में ही पाया जा सकता था। तियानशुन के पास अब मुकदमे के लिए समय नहीं था और वह केवल कुछ लोगों को उसी रास्ते से वापस ले जा सकता था जिस रास्ते से वे आए थे। जाने से पहले तियानजुन ने ये कोंग और अन्य लोगों को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां ची 118 और ची 96 मारे गए थे। वहां उन्होंने वास्तव में दोनों के शव देखे, उनके सिर ध्वनि तरंग शक्ति से फट गए और केवल सिरहीन लाशें बची। अफसोस की बात है कि उनके जीवन आधार बच गए थे और उन पर कोई निर्वाण अवशेष या ऐसा कुछ नहीं मिला। तियानशुन ने उनके शवों को इकट्ठा करने में मदद की और सिरविहीन शवों को लेकर पैराडाइज द्वीप लौट आया। ये कोंग और अन्य को अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया था। तियानशुन का इरादा था कि लिन शेन जल्द से जल्द स्काई पिनिकल स्टार पर वापस लौट आए और स्वर्गीय सम्राट को रिपोर्ट करे ताकि आगे कोई दुर्घटना न हो। लिन शेन ने निश्चित रूप से तियानशुन की बात सुनी और अंधेरी रात समाप्त होने के बाद वह सभी वस्तुओं और कोन चुवान को अपने साथ स्काई पिनिकल स्टार पर वापस ले गया। तियानशुन के निर्देशों का पालन करते हुए लिन शेन ने स्वर्गीय सम्राट को वे सभी संसाधन प्रस्तुत किए जो उसने ची 118 और अन 117 से लूटे थे, साथ ही वे संसाधन भी जो उसने और तियानशुन ने मिलकर लूटे थे, सिवाय उन संसाधनों के जिन्हें उसने अपने लिए रख लिया था। तियान कांगयुन, जिसे लिन शेन के साथ संपर्क स्थापित करने का काम सौंपा गया था, ने जब लिन शेन द्वारा लाए गए संसाधनों को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन को अन 117 और ची 118 से इतनी जल्दी संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुरू में उसने सोचा था कि लिन शेन शायद कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा और यह बहुत संभव है कि तियानजुन ने उसकी ओर से भुगतान किया हो। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन शेन ने उन्हें सचमुच वापस ले लिया था और वह भी इतनी तेजी से। जैसे ही तियान कोंगयुन लिन शेन की प्रशंसा करने वाला था, लिन शेन उसे दूसरे गोदाम में ले गया। वहां अन 117 और ची 118 के निजी खजानों से लूटी गई वस्तुएं रखी हुई थीं। ये सब कहां से आया? तियान कांगयुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्टीवर्ड युन, ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें मैंने N117 और ची 118 के निजी खजाने से वापस लिया है।
लिन शेन ने कहा, जिससे तियान कांग्युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या हुआ? वापस ले लिया गया। किसी के निजी खजाने से वापस ले लिया गया। तियान कांग्युन ने लिन शेन को देखा, वह अचंभित था, उसकी नजर किसी पागल व्यक्ति को देखने के समान थी। एन और ची परिवार एन 117 और ची 118 से संबंधित थे, जो दिव्य न्यायालय के अधीनस्थ भी थे। लिन शेन ने हमारे खजाने पर दुस्साहपूर्वक छापा मारा था। ऐसा कृत्य, यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट भी उसे इसके लिए बचा नहीं सकता था, और दिव्य न्यायालय निश्चित रूप से आंखें मूंद कर नहीं बैठेगा। तियान कांग्युन का मानना था कि इस आदमी का अंत हो चुका है, वह निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरेगा, और यह संभव था कि पिछले दिन को मार दिए जाने की घटना उसके साथ फिर से घटित हो सकती थी। स्टीवर्ड यून, कृपया गलत मत समझिए, मैंने केवल अराजकता के बीच लूटपाट की। आपके, मेरे और भगवान स्वर्गीय सम्राट के अलावा कोई नहीं जानता कि ये वस्तुएं मेरे कब्जे में हैं। लिन शेन ने विशालकाय रिंग स्टार नाइट घोस्ट की गड़बड़ी को याद किया। अच्छा, स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख ने एक उत्कृष्ट काम किया। इस बार मैं निश्चित रूप से भगवान स्वर्गीय सम्राट के साथ आपकी उपलब्धियों के लिए विनती करूंगा। तियान कांग्युन ने अंदर ही अंदर खुशी जताई। लिन शेन के अनुसार उन्होंने न केवल उन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जिन्हें स्वर्गीय सम्राट दोगुना करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने ची 118 और अन 117 के निजी खजाने को भी अपने कब्जे में ले लिया, जो एक जबरदस्त उपलब्धि थी। तियान कांग्युन पहले से ही इस बात पर विचार कर रहा था कि स्वर्गीय सम्राट और आकाश शिखर तारे पर अन्य जातियों के उभरते हुए कुलीनों की उपस्थिति में इस सेलिब्रिटी के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाए जाएं। स्टीवर्ड यून, मैं किसी भी योग्यता का दावा नहीं करता, बल्कि मुझ पर अपराध का बोझ है, और मैं अनुचित श्रेय स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे लिए भगवान स्वर्गीय सम्राट के समक्ष दलील दें, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, बल्कि केवल अपराध है? तियान कांग्युन ने लिन शेन को असमंजस से देखा, उसे एहसास हुआ कि इसमें कुछ और भी होगा। लिन शेन ने सच्चाई से बताया, ची 118 और आन 117 को अपने संसाधन सौंपने के लिए मैंने स्वर्गीय सम्राट का स्वचित्र फाड़ दिया। तियान कांग्युन को गहरा सदमा लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी से बात करना रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है, जिसमें अचानक उतार चढ़ाव आते हैं जो किसी कमजोर दिल वाले व्यक्ति को मौत के डर से भर सकते हैं। डीन तियान, मैं इस मामले में आपकी सहायता नहीं कर सकता, न ही आपकी ओर से दया की याचना कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ महल में चले और स्वर्गीय सम्राट के फैसले का इंतजार करें, तियान कांग्युन ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, और संसाधनों को भी ले जाने का आदेश दिया। लिन शेन स्वर्गीय सम्राट द्वारा बुलाए जाने के लिए महल के बाहर इंतजार कर रहा था, वह बेफिक्र लग रहा था। यहाँ आने से पहले तियानशुन ने अपने लिए सभी संभावित परिणामों का विश्लेषण कर लिया था। उसने जो अपराध किया था, वह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं थी, और यदि वह कोई अच्छी बात भी नहीं थी, तो सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि उसे स्वर्गीय सम्राट से उसका हिस्सा न मिले। कुछ ही देर बाद तियान कांग्युन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए जल्दी से बाहर आया और बोला, डीन तियान, स्वर्गीय सम्राट ने आपको स्वर्गीय संगिनी के शानदार महल में बुलाया है। जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। स्टीवर्ड यून, मेरे मामले के बारे में। तियान कांग्युन की अभिव्यक्ति को देखकर लिन शेन को पता था कि उसे सुरक्षित होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब स्वर्गीय सम्राट को तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने 3 बार अच्छा कहा। छोटे भाई, तुम भाग्यशाली हो। जब तुम सफल हो जाओ तो अपने पुराने दोस्त को मत भूलना, तियान कांग्युन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। शानदार महल में लौटने पर स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय संगिनी अभी भी मोतियों वाले पर्दे के पीछे बैठे थे, और लिन शेन अभी भी स्वर्गीय सम्राट का चेहरा नहीं देख पा रहा था। तियान, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? स्वर्गीय सम्राट की राजसी आवाज पर्दे के पीछे से आए। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लिन शेन ने ईमानदारी से चिंतित होकर उत्तर दिया। चूंकि तुमने इसे स्वीकार कर लिया है, तो हमें बताओ कि तुमने क्या अपराध किया है, स्वर्गीय सम्राट ने आगे कहा। मुझे महाराज के चित्र का अपमान नहीं करना चाहिए था, लिन शेन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। स्वर्गीय सम्राट ने गुस्से से कहा, अपनी हथेली को मेज पर पटकते हुए, और क्रोधित होकर कहा, क्या इस तरह से आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं? लिन शेन तुरंत हैरान हो गया, उसने खुद से सोचा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या स्टीवर्ड यून ने नहीं कहा कि स्वर्गीय सम्राट बहुत खुश है? अब जब मैं यहाँ हूँ तो ये क्रोध में क्यों बदल गया है?
शुक्र है, ये केवल स्वर्गीय सम्राट है जो क्रोधित है, झाओ युन नहीं। ये सोचते हुए लिन शेन एक बार फिर से गंभीर चिंता का दिखावा करते हुए कह सका, सब कुछ मेरी गलती है। कृपया स्वर्गीय सम्राट अपनी सजा दीजिए। बेशक ये सब तुम्हारी गलती है। तुम एक सहस्राब्दी देर से पैदा हुए, जिसके कारण मैं तुमसे जल्दी नहीं मिल पाया। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को 100 साल से अधिक समय तक दीन के बिना छोड़ दिया और हमारी सेलेस्टियल रेस को 1000 साल के लिए ताकत के स्तंभ से वंचित कर दिया। दीन तियान, तुम्हारा पाप वास्तव में गंभीर है। मैं तुम्हें क्या दंड दूं? स्वर्गीय सम्राट की आवाज बहुत तेज हो गई, जिससे लिन शेन कुछ घबरा गया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज में हंसी की झलक दिखी। अरे, ये बुरा आदमी सच में मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है। लिन शेन ने अंदर से ठंडा पसीना पोंछा। कोई भी सजा चलेगी, मैं महाराज के निर्णय को स्वीकार करूंगा, लिन शेन ने कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। 3 महीने तक बंद दरवाजों के पीछे आकाशीय तारे पर चिंतन करने के लिए स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। दीन तियान, क्या आप स्वर्गीय सम्राट को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद नहीं देंगे? स्टीवर्ड यून ने अविचलित और भ्रमित लिन शेन को याद दिलाया। मैं आपकी दयालु सजा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, लिन शेन ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, क्या बकवास है। मैंने इतनी परेशानी झेली, आपको इतने सारे संसाधन मुहैया कराए, और आप मुझे एकांत में चिंतन करने के लिए मजबूर करके मुझे दंडित करना चाहते हैं। स्वर्गीय सम्राट ने लिन शेन के विचारों को सही से समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे दीन तियान को समझ में नहीं आ रहा है कि सेलेस्टियल स्टार वास्तव में किस तरह का स्थान है। मेरी पत्नी, कृपया उसे बताएं कि सेलेस्टियल स्टार वास्तव में किस तरह का स्थान है। सेलेस्टियल स्टार नाम सेलेस्टियल रेस के जन्मस्थान जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सेलेस्टियल स्टार का मूल रूप से सेलेस्टियल रेस से कोई संबंध नहीं था। सेलेस्टियल रेस का वास्तविक जन्मस्थान स्काई पिनेकल स्टार है, और सेलेस्टियल स्टार का मूल नाम कुछ और था। सेलेस्टियल रेस ने इसकी खोज के बाद इसका नाम बदल दिया था। पहले इसे क्या कहा जाता था, अब ज्ञात नहीं है। क्योंकि बहुत कम लोग ही कभी सेलेस्टियल स्टार पर गए हैं, इसलिए पीढ़ियों से केवल स्वर्गीय सम्राट और उनकी पसंदीदा शाही पत्नियां या शाही रिश्तेदारों को ही सेलेस्टियल स्टार पर निवास करने का सौभाग्य मिला है। इसकी खोज के बाद से सेलेस्टियल स्टार का उपयोग स्वर्गीय सम्राट की साधना भूमि के रूप में किया जाता रहा है। युगों युगों से स्वर्गीय सम्राटों ने एक निश्चित अवधि के लिए आकाशीय तारे पर साधना की है, कुछ ने बचपन से ही, जबकि अन्य ने सिंहासन प्राप्त करने के बाद ही। तियानशु राजवंश में स्वयं सम्राट और उनकी शाही पत्नियों के अलावा केवल उनके बच्चों को ही दिव्य तारे पर साधना करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। अन्य शाही रिश्तेदारों में से केवल छोटे शाही चाचा तियानजिक्सिया के पास ही आकाशीय तारे पर साधना करने की योग्यता थी। उसके अलावा कोई भी अन्य तथाकथित रिश्तेदार, यहाँ तक कि सम्राट के अपने चाचा और चाची भी सेलेस्टियल स्टार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अन्य जातियों के एक व्यक्ति लिन शेन को वास्तव में सेलेस्टियल स्टार में प्रवेश करने का मौका मिला था, जो वास्तव में तियानशु राजवंश में एक अभूतपूर्व घटना थी। यद्यपि यह आत्मचिंतन के लिए कहा गया था, लेकिन वास्तव में ये लिन शेन को दिया गया एक जबरदस्त अवसर था, साथ ही सुरक्षा भी। लिन शेन ने ची 118 और अन 117 से बहुत सारी आपूर्ति ली, और यह ऐसी चीज थी जिसे गुप्त नहीं रखा जा सकता था। उनके निजी खजाने भी खाली कर दिए गए थे, और हालांकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, एक बार जब नाइट घोस्ट जनजाति की अराजकता शांत हो जाती है और वे संसाधन नाइट घोस्ट के पास नहीं मिलते हैं, तो अन और ची परिवार स्वाभाविक रूप से सबसे पहले तियानशुन और लिन शेन पर संदेह करेंगे। दिव्य दरबार में तियान, ची और आन परिवारों के कई व्यक्तियों में से स्वयं सम्राट तियानशु के अलावा संभवतः कोई भी दिव्य मास्टर संस्थान को फिर से उभरते हुए नहीं देखना चाहता था। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके सिर पर चाकू लटका रहे, जो समय समय पर उसके शरीर के टुकड़े काटता रहे। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को फिर से खड़े होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से दीन को नीचे गिराना है, और विशालकाय रिंग स्टार पर नाइट घोस्ट की घटना, हालांकि सतह पर लिन शेन से असंबंधित प्रतीत होती है, अनिवार्य रूप से किसी को लिन शेन का नाम खराब करने की आवश्यकता है। सम्राट तियानशु ने लिन शेन को आत्मचिंतन के लिए सेलेस्टियल स्टार के पास भेजा था, ताकि वह सभी तियान, ची और आन परिवारों को अपना रुख दिखा सके कि वह उनके संरक्षण में है और किसी को भी उसे छूने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे धन निर्माता की रक्षा के लिए स्वर्गीय सम्राट अपना चेहरा एक तरफ रखने को तैयार था और किसी को भी लिन शेन को नीचे नहीं जाने देगा। लिन शेन ने सुविधाजनक रूप से कोन चुवान की योग्यता का भी उल्लेख किया,
तथा कोन चुवान के लगभग घातक हस्तक्षेप वाले भाग को छोड़ दिया। मूल रूप से लिन शेन कोन चुवान का उल्लेख नहीं करना चाहता था जो उसके लिए काटा था, लेकिन ये देखते हुए कि कोन चुवान की मोर आंखें उसके नियंत्रण में थीं और स्वर्गीय संगिनी के साथ उसका रिश्ता था, उसने फैसला किया कि आखिरकार उसका उल्लेख करना सबसे अच्छा था। जहां तक विशेष सेवा विभाग के प्रमुख के पद की बात है, तो ये कोन चुवान के अपने भाग्य और स्वर्गीय संगिनी की क्षमताओं पर निर्भर करेगा। वह वैसे भी इस मामले को नहीं उठाएगा। स्वर्गीय सम्राट कोन चुवान को किस तरह पुरस्कृत करना चाहते हैं, यह अब लिन शेन की चिंता का विषय नहीं था। शानदार महल से बाहर भेजे जाने के बाद उसने रात भर अपना सामान पैक किया और एकांत में चिंतन करने के लिए सेलेस्टियल स्टार के लिए निकल गया। वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट भी नहीं गया, बल्कि सीधे स्काई पिनेकल स्टार से सेलेस्टियल स्टार चला गया। लिन शेन के स्काई पिनेकल स्टार पर लौटने से पहले तियान शुन और एन 117 की रिपोर्ट पहले ही तियान जुए परिवार और एन परिवार की तीसरी हवेली, साथ ही साथ दिव्य न्यायालय तक पहुंच चुकी थी। यद्यपि ची परिवार की चौथी हवेली, जिससे ची 118 संबंधित थी, को भी यह समाचार प्राप्त हुआ, लेकिन इसका स्रोत ची 118 नहीं था। चूंकि ची 118 और ची 96 परम अंधकार क्षेत्र में चले गए थे, समुद्र के किनारे का महल गिर गया था और वापस संदेश भेजने वाला कोई नहीं था। तियानजुन और एन 117 की रिपोर्ट अलग अलग थी। एन 117 की रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया था कि नाइट घोस्ट जनजाति ने जायंट रिंग स्टार पर अत्याचार किए, उसके महल पर हमला किया और बड़ी मात्रा में आपूर्ति लूट ली। अपने भयंकर प्रतिरोध के बाद उसने आखिरकार नाइट घोस्ट जनजाति के अवशेषों को खदेड़ दिया। उनका विस्तृत विवरण भावना से भरा हुआ था और उन्होंने संयोगवश ये भी उल्लेख किया कि लिन शेन पहले भी पैसे उधार लेने आए थे और बड़ी मात्रा में आपूर्ति ले गए थे। तियान शुन की रिपोर्ट काफी सीधी सादी लग रही थी। इसमें केवल इतना कहा गया था कि नाइट घोस्ट जनजाति ने पैराडाइज द्वीप पर हमला किया था, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में थी और 4 प्योरब्लड नाइट स्पेक्टर्स को पकड़ लिया गया था, जो आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में तियानजुन ने ये भी बताया कि लिन शेन ने उससे कुछ सामग्री उधार ली थी। यद्यपि ये लेख बहुत सरलता से लिखा गया है, लेकिन गहरी नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके मूल मुद्दे को समझ सकता है। सामान्यतः इस तरह की घटना को सेलेस्टियल रेस के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना जाएगा, और इस तरह का एक विकासशील ग्रह आमतौर पर सेलेस्टियल कोर्ट को परिषद की बैठक बुलाने के लिए उकसाएगा नहीं। हालांकि अजीब बात यह है कि इस घटना ने डीन और वाइस डीन को सचेत कर दिया, जिसके कारण तत्काल परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक का मुख्य विषय ये था कि किसे सुदृढ़ीकरण के लिए और शेष बचे नाइट घोस्ट्स को समाप्त करने के लिए जायंट रिंग स्टार में भेजा जाए। सभी परिवारों ने अप्रत्याशित रूप से कार्य करते हुए जायंट रिंग स्टार को समर्थन देने की अपनी तत्काल इच्छा व्यक्त की, जिससे परिषद में काफी हंगामा मच गया। जब सभी लोग वाक्युद्ध में व्यस्त थे, सम्राट तियानशु, जो कई वर्षों से दिव्य दरबार में नहीं आए थे, अचानक प्रकट हुए। लिन शेन को सेलेस्टियल स्टार पर पहुंचने के बाद ही एहसास हुआ कि स्वर्गीय सम्राट की प्रतिबिंब की सजा कितनी जबरदस्त थी। सेलेस्टियल स्टार की घास पर खड़े होकर उसकी हवा में सांस लेते हुए उसकी घड़ी अचानक कंपन करने लगी और आधार उत्परिवर्तन दर जोड़ 1 NO12B ओम का संकेत प्रदर्शित करने लगी। क्या हो रहा है? लिन शेन दंग रह गया। उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसकी बेस म्यूटेशन दर बढ़ गई थी। ये बहुत ही असामान्य था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जब लिन शेन अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, उसने अचानक एक शानदार कपड़े पहने महिला सेलेस्टियल को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, जो उसे हैरान सुंदरता से देख रही थी। मैं स्वर्गीय गुरुओं की संस्था का प्रमुख हूँ, जो स्वर्गीय सम्राट के आदेश पर काम कर रहा है। यहाँ चिंतन के लिए आया हूँ। मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ? लिन शेन जानता था कि स्वर्गीय तारे पर दिखने वाले दिव्य व्यक्ति का एक असाधारण दर्जा होना चाहिए। प्रतिबिंब। यहाँ महिला सेलेस्टियल का चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये स्वर्गीय सम्राट का आदेश है। लिन शेन ने स्वर्गीय सम्राट द्वारा उसे दिया गया आदेश निकाला और उसे महिला को दिखाया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह आदेश प्रामाणिक है, महिला का चेहरा और भी अजीब हो गया। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुम्हारे चिंतन का स्थान साइलेंट रेसिडेंस है, जहां मैं रहती हूँ, वहां से ज्यादा दूर नहीं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। धन्यवाद। चूंकि महिला ने अपना नाम नहीं बताया था, इसलिए लिन शेन ने आगे कुछ नहीं पूछा। मेरा नाम किंग यू है और मैं साइलेंट रेसिडेंस से नीचे की ओर रेनी मिस्ट टॉवर में रहती हूँ।
सेलेस्टियल स्टार पर कई प्रतिबंध हैं, इसलिए इधर उधर भटकना सबसे अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे रेनी मिस्ट टॉवर में पा सकते हैं, उसने कहा और लिन शेन को साइलेंट रेसिडेंस में ले गई। जाने से पहले एक पल के लिए सोचा। लिन शेन ने फिर से धन्यवाद दिया और किंग यू के जाने के बाद उसने साइलेंट निवास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। साइलेंट रेसिडेंस को पहाड़ की तलहटी में एक तालाब के पास बनाया गया था, जो पहाड़ की दीवार और झरने के ठीक सामने था। झरना शिखर से गिरता था और हालांकि प्रवाह धीमा था, फिर भी छींटे आसपास हर जगह धुंध पैदा करते थे। संपूर्ण मौन निवास बादलों के बीच तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो किसी देवता के निवास जैसा प्रतीत हो रहा था। लिन शेन ने हवा में उच्च आर्द्रता को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। फिर भी सांस लेने में लगने वाले समय में उसका फोन फिर से कंपन करने लगा, जो उसके बेस म्यूटेशन दर में एक और जोड़े का संकेत था। असामान्य, पूरी तरह से असामान्य, यहाँ तक कि यहाँ खेती करने वाला कुत्ता भी मौके पर ही भाग सकता है। लिन शेन सदमे और खुशी का मिश्रण था। बहन, क्या आप साधना करने के लिए स्टारगेजिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं थी? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? आतिशबाजी मंडप के भीतर एक युवा दिव्य ने तियान किंग्यू को कुछ हैरान होकर देखा। तियान किंग्यू ने कहा, मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे अभी अभी सेलेस्टियल स्टार ले जाया गया था, इसलिए मैंने उसे रास्ता दिखाया और सीधे वापस आ गया। वह कौन राजकुमार था? तियान या तियान जिया? नहीं, ये सही नहीं है। अगर वे सेलेस्टियल स्टार पर आ रहे होते तो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए आपकी जरूरत क्यों पड़ती, बहन? इसके अलावा वे यहाँ नहीं रुकते, तियान बुलुओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। यह कोई राजकुमार नहीं था, तियान किंग्यू ने अपना सिर हिलाया। अगर यह राजकुमार नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। हम राजकुमारों के अलावा केवल पिता की शाही पत्नियां ही दिव्य दरबार में आ सकती हैं, और स्वाभाविक रूप से वे पुरुष नहीं हो सकते। क्या ये हो सकता है? छोटे शाही चाचा आ गए हैं। तियान बुलुओ की आंखें अचानक चमक उठी। अंदाजा लगाना बंद करो, यह न तो लिटिल इंपीरियल अंकल है, न ही कोई दिव्य प्राणी। यह एक मानव है। वह दिव्य गुरु संस्थान का डीन होने का दावा करता है, जिसे पिता ने मौन निवास में आत्मनिरीक्षण के लिए दीवार की ओर मुंह करके खड़े रहने की सजा दी है, तियान किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर तियान बुलुओ की आंखें चौड़ी हो गईं। शांत निवास, आत्मनिरीक्षण, क्या मैंने गलत सुना या आपने गलत कहा? पिता एक विदेशी जनजाति के व्यक्ति को सेलेस्टियल स्टार में क्यों जाने देंगे? शांत निवास पर चिंतन करने की तो बात ही छोड़िए। चिंतन करने के लिए वहाँ क्या है? ये वह स्थान है जहाँ देवताओं और स्वर्गीय सम्राट ने दाव को समझा। यह उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ अमर कानूनों का सघनतम संकेंद्रण है। यहाँ तक कि इस रेनी मिस्ट टॉवर का स्थान भी घटिया है। पिता ने स्वयं अपनी युवावस्था में वहाँ साधना की थी। मैंने पिता से कई बार पूछा है और उन्होंने मुझे साइलेंट निवास में रहने देने के लिए कभी सहमति नहीं दी, तो वह एक विदेशी मानव को वहां रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तियान बुलुओ को ये बात बोलते हुए और भी विचित्र लगने लगी। तियान किंग्यू ने कहा, उस आदमी के पास पिता का हस्तलिखित आदेश है, मैंने उसे देखा है और वह असली है। ऐसा कुछ वास्तव में हुआ था। रुको, तुमने कहा कि वह आदमी सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन होने का दावा करता है। मुझे पता है कि वह अब कौन है, लेकिन पिताजी उसे आत्मनिरीक्षण करने के लिए दीवार की ओर मुंह करके सेलेस्टियल स्टार क्यों बुलाएंगे? और यहाँ तक कि उसके लिए साइलेंट रेसिडेंस में रहने की व्यवस्था भी क्यों करेंगे? तियान बुलुओ ने कहा, अपने पैरों पर खड़े होकर और बोलते हुए बाहर की ओर बढ़ते हुए, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। परेशानी मत पैदा करो, तियान किंग्यू ने तुरंत उसे रोक दिया। बहन, चिंता मत करो, मैं उसके साथ कोई परेशानी नहीं चाहता। मैं बस कुछ जानकारी इकट्ठा करने जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि वह यहाँ क्यों आया है, तियान बुलुओ ने रेनी मिस्ट टॉवर छोड़ने से पहले कहा। हालांकि तियान बुलुओ ने कहा कि वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, लेकिन जैसे ही वह रेनी मिस्ट टॉवर से बाहर निकला, उसने एक मोड़ लिया और साइलेंट रेजिडेंस की ओर चल पड़ा। वह खुद देखना चाहता था कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के नए डीन को साइलेंट रेजिडेंस में रहने का क्या हक है, जहां वह खुद भी नहीं रह सकता था। तियान बुलुओ जानता था कि सम्राट तियानशु के पास किसी को साइलेंट निवास में रहने देने के अपने कारण थे, और सामान्य दिनों में तियान बुलुओ ने आपत्ति नहीं की होती। हालांकि हाल ही में स्थिति अलग थी। ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई, जो हर 10 ब्रह्मांडीय वर्षों में एक बार होती है, कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली थी।
हर जाति के लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर मिला, हालांकि उनके जैसे युवा लोगों से ब्रह्मांड में दिव्य जाति की रैंकिंग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी ब्रह्मांडीय रैंकिंग लड़ाई में चमकना अभी भी बड़े सम्मान की बात होगी। अधिकांश छोटी जातियां और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियां उच्च रैंकिंग हासिल करने के लिए लड़ाई में शामिल नहीं हुई, बल्कि अपना नाम बनाने के लिए शामिल हुई। बेशक तियान बुलुओं को प्रसिद्धि में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। भाग लेने की उनकी मुख्य वजह युद्ध में डीएस बड़ी का सामना करने की उम्मीद थी। वह खुद को सेलेस्टियल रेस का दूसरा सबसे बड़ा असेंशन लेवल विशेषज्ञ मानते थे। अगर वह ब्रह्मांडीय रैंकिंग युद्ध में डीएस बड़ी को हरा सकता है, तो वह साबित कर देगा कि सेलेस्टियल रेस की प्रतिभा सर्वोच्च कबीले के डीएस बड़ी से कम नहीं है। तियान बुलुओ आंख मूंद कर अहंकारी नहीं था। उसने अपने 9वें टर्न के दौरान सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा आयोजित एस्केंडर्स रैंकिंग लड़ाई में पहले स्थान पर जीत हासिल कर ली थी। वास्तव में उसे सेलेस्टियल रेस के शीर्ष युवा पावरहाउस में से एक बना दिया था। तियान शिन हाल ही में स्वर्गारोहित हुई थी। उसने आरोही के लिए दिव्य न्यायालय की रैंकिंग में भाग नहीं लिया था, लेकिन अगर उसने भाग लिया होता तो भी वह संभवतः तियान बुलुओं के बराबर नहीं होती। इस अंतर कबीले रैंकिंग लड़ाई की तैयारी में तियान बुलुओं ने बहुत लंबे समय तक तैयारी की थी और पहले ही 10वें मोड़ के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि तियान बुलुओ जानता था कि 10वें मोड़ के शिखर तक पहुंचना डीएस बड़ी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। इसलिए उन्होंने सम्राट तियानशु से मौन निवास में रहने की अनुमति मांगी, जहां देवता और स्वर्गीय सम्राट के मिलन से छोड़े गए अमर कानूनों की अवशिष्ट लय मौजूद थी। यदि वह उनमें से एक अंश भी समझ सके, तो इससे डीएस बड़ी के खिलाफ उसकी लड़ाई में काफी मदद मिलेगी। देवता और स्वर्गीय सम्राट का मिलन दिव्य जाति के एक पूर्ववर्ती दिव्य सम्राट से हुआ, जो एक समय में जाति की युद्ध क्षमता के शिखर पर था। देवता और स्वर्गीय सम्राट के मिलन के युग में दिव्य जाति ने एक बार नस्लीय रैंकिंग के शीर्ष 3 में अपना स्थान बना लिया था। हालांकि वे शिखर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये दिव्य जाति के इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी उपलब्धि थी। ब्रह्मांड में व्यापक रूप से प्रचारित 5 मौलिक विकास कौशलों में से एक स्वर्गीय हृदय कौशल देवता और स्वर्गीय सम्राट के दिव्य एकता मन कौशल से अनुकूलित किया गया था, जिनके पास एक ऐसा कौशल भी था जो दिव्य एकता मन कौशल का पूरक था, जिसे स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल कहा जाता था, जिसे देवत्व के सबसे निकट का कौशल माना जाता है। दुर्भाग्य से स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल में साधक की प्रतिभा के लिए अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं थीं। देवता और स्वर्गीय सम्राट के बाद से कोई भी स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाया है। देवत्व के सबसे करीब इस कौशल के सार को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ है। इसके अलावा जैसे जैसे समय के साथ सेलेस्टियल यूनिटी माइंड स्किल धीरे धीरे अप्रचलित होती गई, अधिक शक्तिशाली इवोल्यूशन स्किल्स का निर्माण हुआ। सेलेस्टियल रेस के कम सदस्य सेलेस्टियल यूनिटी माइंड स्किल का अभ्यास करते थे, और इस इवोल्यूशन स्किल के समर्थन के बिना किसी के लिए स्वर्ग और सेलेस्टियल प्राणियों के कौशल में महारत हासिल करना और भी कम संभव हो गया। तियान बुलुओं ने स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल की खातिर अब पुराने पड़ चुके स्वर्गीय एकता मन कौशल को अपने विकास कौशल के रूप में चुना, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल में महारत हासिल करना और इसे प्रमुखता में लाना था। वास्तव में तियान बुलुओ एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपने स्तर पर पुराने स्वर्गीय हृदय कौशल का लगभग अजेय स्तर तक अभ्यास किया था, और उसने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में भी प्रारंभिक प्रगति की थी, इसके कुछ गहन सार को समझा था, लेकिन देवता और स्वर्गीय सम्राट के दायरे की तुलना में उसे स्वाभाविक रूप से अभी भी बहुत कुछ सुधारना था। उन्होंने सम्राट तियानशु से कई बार मौन निवास में स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को समझने की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार बिना उचित कारण के उन्हें मना कर दिया गया, जिससे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तियान बुलुओं को ये समझ में आ गया था कि सम्राट तियानशु नहीं चाहते थे कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़े और चाहते थे कि वह किसी अन्य विकास कौशल पर स्विच कर ले। फिर भी वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था और सम्राट तियानशु को ये साबित करने पर आमादा था कि कोई भी विकास कौशल बेकार नहीं है, केवल अक्षम लोग हैं। वह सम्राट तियानशु को यह एहसास दिलाना चाहता था कि स्वर्गीय हृदय कौशल की साधना करके वह अभी भी अपने स्तर पर अजेय हो सकता है और डीएस बड़ी सहित 10,000 जातियों के अभिजात वर्ग को चकनाचूर कर सकता है। अगर आप मुझे साइलेंट रेसिडेंस में रहने नहीं देंगे, तो मैं साइलेंट रेसिडेंस के मालिक से मिलने जाऊंगा और वहां मेहमान बनकर रहूंगा, इसकी इजाजत होनी चाहिए, तियान बुलुओं ने सोचा। लिन शेन के लिए परेशानी खड़ी करने का उसका कोई इरादा नहीं था, उसने मुफ्त में काम करने का मन बना लिया था।
रेनी मिस्ट टॉवर नीचे की ओर साइलेंट रेसिडेंस के ठीक बगल में स्थित था, बहुत दूर नहीं। तियान बुलुओ को साइलेंट रेसिडेंस के आसपास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और दूर से उसने साइलेंट रेसिडेंस के मंडप में एक आकृति को खड़े देखा, जो सीधे खड़ी मुद्रा में थी, हाथ में एक तहदार पंखा धीरे से हिला रही थी, आराम से सामने झरने के दृश्य का आनंद ले रही थी। आकाशीय तारे ने लिन शेन को जो अनुभूति दी वह मानव मात्र ग्रह से लगभग अलग नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल की संरचना बहुत समान थी, जिससे उसे यहाँ बेहद सहज महसूस हुआ। उसे यह बात हैरान कर रही थी कि यहाँ खड़े रहने और कुछ भी न करने से न केवल उसकी आधार उत्परिवर्तन दर बढ़ रही थी, बल्कि उसके भीतर का जीवन आधार भी सक्रिय हो रहा था, मानो पुनर्जन्म के संकेत दे रहा हो। वास्तव में एक रहस्यमय ग्रह। लिन शेन ने बालकनी का दरवाजा खोला। बाहर लकड़ी से बना एक मंच था और मंच के पार पानी के ऊपर एक मंडप खड़ा था। मंडप में खड़े होकर उसका मन अधिक स्पष्ट हो गया, मानो उसकी स्मरण शक्ति भी मजबूत हो गई हो और उसकी निगाहें कई सूक्ष्म विवरणों को उजागर कर रही थीं, जो आमतौर पर उसके ध्यान से बच जाते थे। यदि मैंने छोटी उम्र से ही यहाँ अभ्यास किया होता तो मेरी उपलब्धियां शायद अब की तुलना में अधिक मजबूत होती और मेरा दिमाग शायद अधिक तेज होता। लिन शेन ने कभी नहीं समझा था कि सीखने के लिए वातावरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ का झरना असेंशन पूल के झरने जितना प्रचंड नहीं था, क्योंकि पहाड़ सीढ़ीनुमा था, इसलिए झरना 3 बार नीचे गिरा, घुमावदार रास्ते से होते हुए अंत में नीचे तालाब में गिरा, जिससे इसका बल कुछ कम हो गया। धारा भी अधिक घुमावदार और सौम्य हो गई तथा उसका कुछ हिंसक प्रभाव समाप्त हो गया। फिर भी इस प्रक्रिया में उसमें अलौकिक शालीनता का भाव आ गया। लिन शेन ने देखा कि झरने के पास पहाड़ की दीवार पर वास्तव में कुछ अक्षर अंकित थे। स्वर्ग मुझे उपहार नहीं देता, नहीं मैं लेता हूँ, समय मेरा साथ नहीं देता, नहीं मैं प्रतीक्षा करता हूँ, लोग मुझे कुछ देते नहीं, नहीं मैं बदले में कुछ देता हूँ। देवता मुझे आशीर्वाद नहीं देते, मैं स्वयं ही ले लेता हूँ। लिन शेन ने जब इसे पढ़ा तो वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि इसकी शुरुआत एक सन्यासी ने की है जो प्रसिद्धि और इच्छाओं के प्रति उदासीन है, सांसारिक मामलों से दूर है। ऐसा लग रहा था कि यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मैं भी आपकी उपेक्षा करूंगा, यदि आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाद में स्वर बदल गया, किसी तरह ये हो गया कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा, अगर तुम छिपाओगे तो मैं छीन लूंगा। भावना पूरी तरह से अलग थी। इससे लिन शेन को बहुत संदेह हुआ कि पहले कुछ वाक्य और बाद के वाक्य 2 अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए थे, अन्यथा वे एक दूसरे के साथ इतने असंगत कैसे हो सकते हैं। फिर भी लिखावट को देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक ही व्यक्ति की है। ये स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का गीत है जिसे देवताओं और हमारी दिव्य जाति के स्वर्गीय सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से लिखा है। किंवदंती है कि इसमें स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का अत्यधिक भय समाहित है। यदि कोई इसका एक अंश भी समझ ले तो यह उसके साधना पथ के लिए बहुत लाभकारी होगा। लिन शेन के पीछे से एक आवाज गूंजी। लिन शेन ने मुड़कर देखा तो एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसका कद और रूप तियानशिन से कम नहीं था, लेकिन जिसका स्वभाव उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल क्या है? लिन शेन ने देखा कि दूसरे पक्ष के मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल देवताओं और स्वर्गीय सम्राट द्वारा निर्मित एक कौशल है जिसमें अथाह शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड और आत्माओं के साथ संचार करने, ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त करने, देवताओं से सुरक्षा प्राप्त करने, शरीर को स्वर्ग से जोड़ने और दिव्य से हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। हर गतिविधि ब्रह्मांड के परम सिद्धांतों का प्रतीक है। हर क्रिया ऐसी है मानो देवता इस संसार में अवतरित हुए हों। यह एक ऐसा कौशल है जो संसार के महान आतंक को एकत्रित करता है। तियान बुलुओ ने पत्थर की दीवार पर अंकित स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के गीत की ओर देखते हुए लालसा से कहा, ऐसा दिव्य कौशल ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लिन शेन काफी दिलचस्पी से बोला, स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल हमारी दिव्य जाति के बीच बिल्कुल भी लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग वास्तव में इसके सार को समझ सकते हैं वे बहुत कम हैं। इसके अलावा स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में महारत हासिल करने के लिए स्वर्गीय हृदय कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आजकल हमारी जाति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कौशल को जानते हैं। तियान बुलुओ ने आभारी। मैं समझ गया। लिन शेन को निराशा का एहसास हुआ। उसने स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को देखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे पता चला कि यह स्वर्गीय हृदय कौशल का एक स्वामित्व कौशल था जिसने जल्दी ही उसकी रुचि को कम कर दिया।
मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से तियान हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? लिन शेन ने तियान बुलुओ को देखते हुए पूछा। तियान बुलुओ स्वर्गीय सम्राट का 17वां पुत्र। तियान बुलुओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो ये श्री शिकी है, इस चूक के लिए मेरी क्षमा, लिन शेन ने विनम्रता से कहा, लेकिन बिना किसी ठोस इशारे के। तियान बुलुओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन चूंकि वह लिन शेन के पास एक अनुरोध लेकर आया था, इसलिए उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से अनुचित था कि वह कोई दृश्य बनाए। वह मुस्कुराया और बोला, यह मौन निवास वही स्थान है जहां देवताओं और स्वर्गीय सम्राट ने पहली बार दाव का एहसास किया था। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल यही बनाया गया था। अब यहाँ रहना आपके लिए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को समझने के लिए बहुत फायदेमंद है। राजकुमार मजाक कर रहे हैं, मैं स्वर्गीय हृदय कौशल की साधना कर रहा हूँ, न कि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की, लिन शेन ने कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो, तियान बुलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय हृदय कौशल के बिना ये सच है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की खेती नहीं कर सकता। हालांकि स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल ही ब्रह्मांडीय नियमों को समझना, स्वर्ग और मनुष्य की एकता प्राप्त करना और ब्रह्मांडीय कानून को समझने की सूक्ष्मताएं सिखाता है। इस विधि को अपनाए बिना भी कोई भी इसकी सूक्ष्मताओं को समझ सकता है। अमरता प्राप्त करने और भविष्य में अमर नियमों की स्थापना करने के लिए इसका जबरदस्त लाभ है। तियान, यहाँ रहना एक जबरदस्त अवसर है, इसे चूकना मत। लिन शेन ने कहा, शायद यह मेरी औसत प्रतिभा है, लेकिन मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को नहीं समझते हैं। एक बार जब आपको इसकी कुछ समझ हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से आप यहाँ अंतर महसूस करेंगे, तियान बुलुओ ने कहा। मेरे जैसे व्यक्ति को दिव्य जाति की ऐसी गुप्त कला तक कैसे पहुँच मिल सकती है? लिन शेन ने अपना सिर हिलाया, वह स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल कहाँ से सीखेगा? हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तियान बुलुओ ने उदारता से कहा। क्या यह उचित है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी और तियान बुलुओ को देखा, कुछ हद तक हैरान महसूस कर रहा था कि अचानक ये राजकुमार तियान बुलुओ उसके प्रति इतना चौकस क्यों था, यहाँ तक कि उसे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल भी सिखाना चाहता था। इसमें अनुचित क्या है? स्वर्गीय हृदय कौशल बहुत पहले ही अप्रचलित हो चुका है, और इसके बिना स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल केवल स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने की एक विधि है। इसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है और अब इसे गुप्त कला नहीं माना जाता है, तियान बुलुओ ने कहा। NOWELL-BE-IN.CO। चलो इसे भूल जाते हैं, मैं कोई निषेध करके आपके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, राजकुमार, लिन शेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें इन गहन रहस्यों में विशेष रुचि नहीं थी, वे अधिक व्यावहारिक कौशल को प्राथमिकता देते थे। लिन शेन ने हमेशा महसूस किया था कि क्षेत्र तभी मायने रखता है जब किसी के पास तुलनात्मक ताकत हो। यदि आपका क्षेत्र ऊंचा है, लेकिन आपका शरीर उसके साथ तालमेल नहीं रख सकता, तो इसमें और तेज नजर लेकिन अनाड़ी हाथों में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, किसी ने भी मुझे मात्र स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल के लिए परेशानी देने की हिम्मत नहीं की है। आप बस आराम से रहें। तियान बुलुओ ने लिन शेन को बोलने का मौका नहीं दिया और अपने आप ही स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लिन शेन ने मन ही मन भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह तियान के मुंह को ढककर उसे बोलने से नहीं रोक सकता था, इसलिए उसे एक तरफ खड़े होकर सुनना पड़ा। तियान बुलुओ ने मंत्र पढ़ते हुए लिन शेन को समझाया। उसका एकमात्र उद्देश्य लिन शेन को स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का मंत्र जल्द से जल्द याद करवाना था, ताकि वह अभ्यास शुरू कर सके। फिर वह स्वयं देवताओं और स्वर्गीय सम्राट द्वारा मौन निवास के भीतर छोड़े गए अमर कानून के अवशिष्ट लय को महसूस कर सकता था और इसे उच्च क्षेत्र में ले जाने के लिए स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को समझने का प्रयास कर सकता था। इसे आजमा कर देखो, तुम्हें कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, तियान बुलुओ ने एक बार इसे पढ़ने के बाद सुझाव दिया, जिससे ये संकेत मिला कि लिन शेन इसे आजमा सकते हैं। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? मंत्र बहुत लंबा है और आप बहुत तेजी से बोल रहे थे, मैं इसे समझ नहीं पाया, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। तुम्हें ये याद नहीं था? असंभव, तियान बुलुओ ने आश्चर्य से लिन शेन को देखा। आकाशीय तारा स्वयं शरीर को मजबूत करने और आध्यात्मिक बोध को बढ़ाने का प्रभाव रखता है, इसलिए इस तारे पर स्थित एक औसत आकाशीय प्राणी भी लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त कर सकता है। हालांकि लिन शेन कोई दिव्य नहीं था, लेकिन आखिरकार वह स्वर्गीय सम्राट द्वारा चुने गए दिव्य गुरुओं के संस्थान का प्रमुख था। उसके लिए इतना कमतर होना अनुचित लग रहा था।
सेलेस्टियल स्टार पर लिन शेन की याददाश्त में वास्तव में बहुत सुधार हुआ था, उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और बेहतर महसूस करता था। यदि जेड सम्राट को अब अपने सामने रखे नामों की रिपोर्ट करनी पड़े तो वह उन सभी को एक बार में याद करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल में 10,000 से अधिक अक्षर थे, जिनमें से कई अजीब और समझने में कठिन थे, इसलिए उनसे यह उम्मीद करना कि वे इसे एक ही बार में याद कर लेंगे उनके प्रति अनुचित था। तियान बुलुओ ने जिस तरह की स्मृति का उल्लेख किया था वह दिव्यों के मानकों पर आधारित थी, जो मानव स्मृति से काफी बेहतर थी। लिन शेन औसत मानव स्तर का था, दिव्य तारे के वातावरण से वृद्धि के बावजूद उसके लिए केवल एक बार सुनकर 10,000 शब्द याद रखना असंभव था। मैं बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहता, लिन शेन ने कहा, जिसकी शुरू से ही स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में कोई रुचि नहीं थी, और तियान बुलुओ की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति ने उसकी रुचि को और भी कम कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी सुनाना मेरी गलती है। याद न रखना सामान्य बात है। मैं गति धीमी कर दूंगा और इसे फिर से दोहराऊंगा, तियान बुलुओ ने जल्दी से कहा। उसे लिन शेन को स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल सिखाने के बहाने का उपयोग करने की आवश्यकता थी ताकि वह मुफ्त में मौन निवास में रह सके, इसलिए उसे लिन शेन को फंसाना पड़ा। लिन शेन की बात को नजरअंदाज करते हुए तियान बुलुओ ने कौशल को फिर से सुनाया, जानबूझकर धीमा किया और लिन शेन को वाक्य दर वाक्य विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, इस डर से कि वह समझ नहीं पाएगा या याद नहीं रख पाएगा। फिर भी इससे लिन शेन को याद करने की मात्रा बढ़ गई, जिससे उसे याद करना और भी मुश्किल हो गया। जैसे ही लिन शेन ने ये सुना, उसे नींद आने लगी और वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में उसकी रुचि और भी कम हो गई। तियान बुलुओ के विस्तृत विवरण के बाद लिन शेन कुछ समझ पाया, हालांकि वह अभी भी इसे पूरी तरह से समझने से बहुत दूर था। हालांकि एक बात पक्की थी, स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की साधना बहुत थकाऊ थी, इसके लिए दुनिया की सभी चीजों के नियमों को शांति से समझना जरूरी था, ताकि एक ऐसी स्थिति हासिल की जा सके जहां वे स्वर्ग और पृथ्वी से प्रतिक्रिया को महसूस कर सकें। लिन शेन हमेशा से ही अधीर व्यक्ति रहा है, सिवाय पढ़ने या सोने के शांत क्षणों के। ब्रह्मांड पर शांति से चिंतन करने का विचार उसके बस की बात नहीं थी, यह अभ्यास उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। अमरता का शास्त्र, जो सोने पर केंद्रित था, लिन शेन के स्वभाव के लिए अधिक उपयुक्त था। जितनी कम उसकी रुचि होती, उसे याद रखना उतना ही मुश्किल होता। लिन शेन अंत सुनने के बाद शुरुआत भूल जाता और शुरुआत याद करने के बाद अंत भी भूल जाता। तियान बुलुओ ने बार बार अपनी बात दोहराई, उसके माथे पर नसें उभर आई थी और लार लगभग खत्म हो रही थी, फिर भी वह लिन शेन को स्वर्गीय हृदय कौशल पूरी तरह से याद नहीं करवा सका। राजकुमार, आप स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को क्यों नहीं लिख लेते और बाद में धीरे धीरे इसे देखते हैं? लिन शेन को वास्तव में लगा कि सीखने में रुचि बनाए रखना बहुत उबाऊ था। नहीं, स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को कागज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। तियान बुलुओ निश्चित रूप से लिन शेन को इसे लिखने नहीं देगा। अगर लिन शेन को सब कुछ याद था तो वह उसे समझाने के लिए यहाँ रहने का औचित्य कैसे साबित करेगा? तियान बुलुओ को एहसास हुआ कि लिन शेन जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहा था, वह वास्तव में याद नहीं कर पा रहा था। बेशक वह ये भी समझ गया कि लिन शेन वास्तव में स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल में दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसकी समर्पण की कमी थी। आखिरकार लिन शेन स्वर्गीय हृदय कौशल की साधना नहीं कर रहा था और स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल से उसे बहुत सीमित लाभ था, इसलिए उसका इसमें रुचि न लेना ही उचित था। एक बार जब आप शांत निवास के भीतर अमर कानून की अवशिष्ट लय को महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप इसे नहीं छोड़ेंगे, भले ही मैं आपको ऐसा न करने के लिए कहूं। तियान बुलुओ ने सोचा और लिन शेन को बार बार सिखाना जारी रखा। पूरे दोपहर अभ्यास करने के बाद जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो लिन शेन ने अंततः स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का पूरा मंत्र बिना एक भी शब्द छोड़े याद कर लिया। अब आप इसे आजमा कर देखें, क्या आप कुछ महसूस कर सकते हैं? तियान बुलुओ ने कहा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। देर हो रही है, क्या हम कल फिर कोशिश करें? लिन शेन लगातार जम्हाई ले रहा था, वास्तव में अब और कुछ सीखना नहीं चाहता था। इतनी देर हो चुकी है ना? भाई तियान, मुझे तुरंत ही आपके साथ जुड़ाव महसूस हुआ। मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मैं आज रात आपके घर पर ही रुकूंगा और हम मोमबत्ती की रोशनी में देर रात तक बातें कर सकते हैं, तियान बुलुओ ने कहा। तुम्हें रात को नींद नहीं आती? लिन शेन कुछ अवाक था, उसने खुद से सोचा, एक पल का कनेक्शन, तुम तो बस शिक्षक बनने का नाटक कर रहे हो।
तुम मुझे पूरी दोपहर पढ़ा रहे हो, और अगर तुम राजकुमार की हैसियत वाले नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल देता। सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है, और भाई तियान, आपसे मिलकर मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं सो नहीं पाऊंगा। तियान बुलुओ की अभिनय क्षमता आसमान छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया हो जो वास्तव में उसके संगीत को समझता हो। राजकुमार, मैं वास्तव में थक गई हूँ, चलो कल इस बारे में बात करते हैं, लिन शेन ने आह भरी। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे उठने तक यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर हम बातें कर सकते हैं, तियान बुलुओ ने जल्दी से कहा। ठीक है। चूंकि दूसरा पक्ष आखिरकार एक राजकुमार था, लिन शेन ने महसूस किया कि उसे दूर भेजना उसका काम नहीं था और वह केवल अपने बेडरूम में वापस जा सकता था। लिन शेन को आखिरकार जाते देख तियान बुलुओ बहुत खुश था। बालकनी पर बैठकर उसने पहाड़ की चट्टानों पर खुदे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल को देखा और अमर कानून की अवशिष्ट लय को समझना शुरू कर दिया जो वहां टिकी हुई थी। लिन शेन बिस्तर पर लेटे हुए थे और दरवाजे के अंदर पहरा देने के लिए एक कॉन्ट्रेरियन को बुला रहे थे। अगर तियान बुलुओ कोई असामान्य हरकत करता तो उसे तुरंत पता चल जाता और वह किसी भी साजिश में फंस नहीं जाता। वह इस तात्कालिक संबंध या संगीत के माध्यम से मन के मिलन में विश्वास नहीं करता था। तियान बुलुओ के यहाँ आने के पीछे निश्चित रूप से कुछ गुप्त उद्देश्य था। लिन शेन को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि तियान बुलुओ के इरादे उसके प्रति थे या इस शांत निवास के प्रति। जब लिन शेन जागा तो उसने पाया कि उसकी बेस म्यूटेशन दर थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि यह पहले की तुलना में बहुत धीमी थी, लेकिन ये तथ्य कि वह बिना कुछ किए अपनी बेस म्यूटेशन दर बढ़ा सकता था, पहले से ही एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित उपलब्धि थी। ये देखकर कि तियान बुलुओ अभी भी बाहर बालकनी पर बैठा था और उसकी कोई असामान्य हरकत नहीं थी, लिन शेन ने कॉन्ट्रेरियन को वापस ले लिया और वह भी बालकनी में उसके साथ शामिल होने के लिए लकड़ी के घर से बाहर निकल आया। भाई तियान, क्या तुम जाग रहे हो? लिन शेन को बाहर आते देख तियान बुलुओ खड़ा हो गया और बोला, भाई तियान, क्या हम साथ मिलकर स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल का अभ्यास करें? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? चलो पहले कुछ खा लेते हैं, लिन शेन ने कुछ झल्लाहट से कहा। यहाँ सेलेस्टियल स्टार पर अमर कानून शक्ति की प्रचुरता है, इसलिए हवा में ऊर्जा की सांद्रता अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक है। केवल सांस लेने से ही ऊर्जा जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यहाँ के अधिकांश लोगों को अत्यधिक ऊर्जा होने का जोखिम भी रहता है और उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती, तियान बुलुओ ने समझाया। क्या ऐसा है? तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में भूख नहीं लगी थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे आरोही के रूप में बिना कुछ किए यहाँ रहने से आधार उत्परिवर्तन दर और जीवन आधार की पुनर्जन्म संख्या दोनों धीरे धीरे बढ़ेंगे, हालांकि वृद्धि की दर धीमी है। साधना में थोड़े से प्रयास से यहाँ तक कि आरोही द्रव और आत्मा आधार का उपयोग किए बिना भी उन्नति की दर काफी तेज होगी, तियान बुलुओ ने लिन शेन को समझाना जारी रखा। तभी लिन शेन को पता चला कि उसके बेस म्यूटेशन की दर क्यों बढ़ गई थी, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। सेलेस्टियल स्टार वास्तव में स्वर्गीय सम्राट के लिए एक प्रशिक्षण मैदान था और वास्तव में ये बेहद आरामदायक था, जिससे कोई भी लेटकर भी अपने स्तर को बेहतर बना सकता था। लिन शेन को परेशान करने वाली एकमात्र बात यह थी कि तियान बुलुओ उसे फिर से स्वर्ग और दिव्य प्राणी कौशल का अभ्यास करने के लिए मजबूर करना चाहता था। भाई तियान, नस्लीय रैंकिंग की लड़ाई बस कुछ ही महीने दूर है। क्या आप अपनी जाति के सम्मान के लिए लड़ना नहीं चाहते? अगर आप अमर कानून की अवशिष्ट लय को थोड़ा भी समझ सकते हैं तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, तियान बुलुओ ने कहा। जब उसने देखा कि लिन शेन उसके साथ जुड़ने के लिए अनिच्छुक है तो उसने एक और खबर दी। बैकवोट नस्लीय रैंकिंग युद्ध शुरू होने वाला है। लिन शेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसके पास हाल ही में ब्रह्मांड समाचार देखने के लिए ज्यादा समय नहीं था और वास्तव में उसने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया था। तियान बुलुओ ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा मानना है कि अब 4 महीने से भी कम समय बचा है। अपनी ताकत के साथ आप रैंकिंग की लड़ाई में बदलाव लाने में सक्षम होंगे। नस्लीय रैंकिंग युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोग विभिन्न जातियों के बड़े लोग हैं। एक आरोही के रूप में मैं क्या अंतर ला सकता हूँ? लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। तियान, तुम गलत हो, तियान बुलुओ ने गंभीरता से कहा। हालांकि यह सच है कि सैंडर्स रेस रैंकिंग को शायद ही प्रभावित कर सकते हैं, फिर भी युद्ध में आपकी अपनी उपलब्धियां आपके और आपकी जाति के लिए मददगार हो सकती हैं। नस्लीय रैंकिंग युद्ध एक ऐसा मुकाबला है जिसमें एक जाति के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। रैंकिंग लड़ाई शुरू होने से पहले एक उन्मूलन दौर होता है।
विभिन्न स्तरों के लड़ाकों को अलग अलग क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया जाता है। म्यूटेटर को एक क्षेत्र में, असेंडर को दूसरे में और निर्वाण प्राणियों और अमर को अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। यदि आप एलिमिनेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं तो आप अपने और अपनी जाति के लिए प्रसिद्धि और गौरव ला सकते हैं। तियान बुलुओ ने कुछ उत्साह के साथ कहा, चूंकि आप एक आरोही हैं, अगर आप DS बड़ी ई जैसी शख्सियत को हरा सकते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। भविष्य में हमारी जाति में आपको उच्च सम्मान दिया जाएगा। अन्य लोग देखेंगे कि आपकी जाति में क्षमता है और यहाँ तक कि आपकी जाति के अन्य सदस्य भी आपके प्रकाश से लाभान्वित होंगे। मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है, मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। लिन शेन को प्रसिद्धि और महिमा पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मनुष्य समग्र रूप से मजबूत नहीं होते तो एक व्यक्ति की ताकत का कोई खास उपयोग नहीं होता। तियान बुलुओ थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन में ऐसी महत्वाकांक्षा की कमी होगी। राजकुमार, साइलेंट रेसिडेंस बहुत बड़ा है और मेरे अकेले रहने से यह काफी सुनसान है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप यहीं रहें और मेरा साथ दें। जब लिन शेन ने तियान बुलुओ को नस्लीय रैंकिंग युद्ध के बारे में बात करते सुना तो वह समझ गया कि तियान बुलुओ वहां रहने पर क्यों अड़ा हुआ था, इसलिए उसने उसे वहां रहने का सुझाव देने की पहल की। तियान बुलुओ ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अच्छा, मैं भी अकेले रहते रहते उब गया हूँ। कोई साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से इसके साथ ही तियान बुलुओ ने लिन शेन को स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल सीखने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। वह मंडप में चला गया और खुद ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। लिन शेन घर में अकेले रहे और अध्ययन करने के लिए ये या का जीवन आधार दुष्ट भूत ब्लेड निकाला। तियान शुन ने पहले ही स्पिरिट बेस की जांच कर ली थी और उसे इसमें कोई समस्या नहीं मिली थी। अजीब बात यह थी कि हालांकि यह एक निर्वाण प्राणी का स्पिरिट बेस था, इसे एक आरोही की ताकत से सक्रिय किया जा सकता था। ईविल घोस्ट ब्लेड की शक्ति उतनी भयानक नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। ये या के हाथों में ये बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन उसके अपने हाथों में ये केवल 10वें मोड़ के स्पिरिट बेस के मानक से मेल खाता था और निर्वाण की शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। तियान जुन ने कहा था कि ईविल घोस्ट ब्लेड वास्तव में निर्वाण स्तर का एक स्पिरिट बेस था। तियान जुन इसकी निर्वाण शक्ति को सक्रिय कर सकता था, लेकिन भले ही आरोही भी इसे सक्रिय कर सकते थे, लेकिन वे इसकी निर्वाण शक्ति को मुक्त नहीं कर सकते थे, जो काफी पेचीदा था। लिन शेन ने इसे केवल डेथ पाउडर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया, इसे एक अजीब भाला माना जो अभी भी प्रहार कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त था। कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद भी लिन शेन ईविल घोस्ट ब्लेड के अंदर निर्वाण की शक्ति को सक्रिय नहीं कर सका और अनुसंधान जारी रखने में उसकी रुचि खत्म हो गई। उसने ब्लेड को एक तरफ रख दिया और अध्ययन करना शुरू कर दिया कि कैसे 28 मुट्ठी को 1000 पुरुषों के पॉइंटर के साथ मिलाया जाए। इन दोनों कौशलों को मिलाने की कुंजी स्वाभाविक रूप से गुप्त हृदय कौशल में निहित है। मूल रूप से लिन शेन का इरादा यून को गुप्त हृदय कौशल सीखने का था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सिखा पाता, वह सेलेस्टियल स्टार में आ गया था। आखिरकार यहाँ 3 महीने की निष्क्रियता के बाद ये तकनीक का अध्ययन करने का एक सही अवसर था। हो सकता है कि 3 महीने पूरे होने तक वह कौशल को एकीकृत करने में सफल हो गया हो। पिछले कुछ दिनों से तियान बुलुओ शांत निवास में रह रहा था, लेकिन लिन शेन से बमुश्किल कुछ शब्द ही बोल पाया था। वह अपना ज्यादातर समय पहाड़ की दीवार के सामने मंडप में बिताता था, स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को समझने में लीन रहता था। हालांकि यह लिन शेन था जिसे दीवार की ओर मुंह करके चिंतन में अपना समय बिताना था, लेकिन तियान बुलुओ ऐसा करने वाला अधिक प्रतीत हो रहा था। लिन शेन कुछ समय तक एक कौशल का अभ्यास करता, फिर दूसरे का, और सुस्त क्षणों के दौरान वह खिड़की के सहारे झुक जाता और दीवार के सहारे चिंतन में तियान बुलुओ को देखता। यद्यपि उसे बाहर जाने से रोकने के लिए कोई पहरेदार नहीं था, फिर भी स्वर्ग सम्राट ने उसे यहाँ चिंतन के लिए भेजा था, इसलिए उसने सोचा कि लापरवाही से इधर उधर भागना उचित नहीं होगा। खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, साधना की कोई जरूरत नहीं, बस आकस्मिक अभ्यास से विकास हो सकता है। हर दिन कौशल का अभ्यास करने के अलावा क्षमताओं का अभ्यास करना है। ऐसे दिन वास्तव में उबाऊ होते हैं। इस तरह की साधना बहुत ही नीरस होती है। मैं तो बाहर जाकर उन्नत प्राणियों का शिकार करना पसंद करूंगा। लिन शेन ने दुष्टभूत ब्लेड उठाया और उसे कुछ बार घुमाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक नायक है जिसके पास अपनी वीरता साबित करने के लिए कोई युद्धभूमि नहीं है। बेशक लिन शेन के इस तरह सोचने का आधार ये था कि आरोही प्राणियों का शिकार करने से अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था।
कुछ आंदोलनों का अभ्यास करने के बाद वह फिर से ऊब गया और लापरवाही से ईविल घोस्ट ब्लेड को एक तरफ रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि तियानशुन के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। लिन शेन ने तियानशुन और उन 4 शुद्ध रक्त रात्रि भूतों के बारे में सोचा। यदि ये कोंग और अन्य लोग तियानशुन के साथ नहीं रह पाए तो संभवतः ये उसके लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। आखिरकार वे तियानशुन की असली ताकत जानते थे और अगर दूसरों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता तो भी इसका तियानशुन पर कुछ प्रभाव पड़ता। जैसे ही वह सोच रहा था उसने अचानक खिड़की के बाहर मंडप से कुछ आवाजें आती सुनी। लिन शेन ने बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया और देखा कि मंडप में बैठा तियान बुलुओ किसी अज्ञात समय पर उठ खड़ा हुआ था। तियान बुलुओ के शरीर से एक अदृश्य अमूर्त आभा निकल रही थी, फिर भी यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसे महसूस किया जा सकता था। NOWELBEIN.CO तियान बुलुओ स्पष्ट रूप से वहां खड़ा था, लेकिन लिन शेन की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे तियान बुलुओ अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मंडप, तालाब, झरना, पहाड़ की दीवार और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गया हो, जिससे लिन शेन को बहुत अजीब एहसास हो रहा था। यदि तियान बुलुओ उसका दुश्मन होता तो उस पर हमला करना प्रकृति को दुश्मन बनाने जैसा होता। जैसा कि दिव्य जाति के एक राजकुमार से उम्मीद की जाती है, वास्तव में काफी प्रभावशाली। लिन शेन ने देखा कि तियान बुलुओ के चारों ओर की आभा मजबूत हो गई। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की शक्ति उसके भीतर एकत्रित हो रही थी और वह अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही लिन शेन ने देखा, वह अचानक हंस पड़ा। उसे तियान बुलुओ की स्थिति से कुछ मनोरंजक बात याद आ गई। तियान बुलुओ की यह स्थिति संभवतः स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति तक पहुंचने के बराबर मानी जा सकती है। प्रकृति में सभी चीजों की सूक्ष्मताओं को समझने में सक्षम होने के कारण वह जो भी कदम उठाता था वह स्वाभाविक रूप से प्रकृति के नियमों के अनुरूप होता था। वह लगभग किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना ही कुछ भी कर सकता था और कोई भी कार्य विभिन्न कौशलों को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता था, यहाँ तक कि बिना सोचे समझे भी। अगर ऐसा होता तो क्या स्वर्ग और मनुष्य की एकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रकृति की कठपुतली नहीं बन जाता, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार लड़ता रहता? उसे अपने बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। तो क्या वह वास्तव में लड़ रहा है या प्रकृति उसके शरीर का उपयोग लड़ने के लिए कर रही है? जितना अधिक लिन शेन इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक तियान बुलुओ उसे तारों पर लटकी कठपुतली जैसा लगने लगता। अचानक लिन शेन के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर जोर से हिलाया, फिर अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचकर कि क्या वह बहुत ज्यादा सोच रहा था या उसे भ्रम हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसने वास्तव में तियान बुलुओ के शरीर पर पतली रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वह वास्तव में तारों पर एक कठपुतली में बदल गया था। उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, तियान बुलुओ के शरीर पर लगे महीन धागे गायब हो गए थे। वास्तव में मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। किसी को कल्पना की जंगली उड़ानों में शामिल नहीं होना चाहिए। लिन शेन ने राहत की सांस ली और कुछ देर तक देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे तियान बुलुओ के शरीर पर फिर से वे महीन धागे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे तार शून्य से निकलकर तियान बुलुओ के शरीर से जुड़ रहे हों, उसकी गतिविधियों को खींच रहे हों और उनमें हेरफेर कर रहे हों। दूसरों के लिए तियान बुलुओ प्रकृति के नियमों के साथ चलता हुआ दिखाई देता था, जो स्वर्ग और मनुष्य के साथ एकता की सामंजस्यपूर्ण सुंदरता को मूर्त रूप देता था। हालांकि लिन शेन की नजरों में तियान बुलुओ एक कठपुतली की तरह उन शून्य तारों द्वारा खींचा जा रहा प्रतीत होता था। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें फिर से रगड़ी। जब उसने एक बार फिर देखा तो तियान बुलुओ के शरीर पर खाली तार गायब हो गए थे। फिर भी कुछ देर तक ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित करने के बाद वह उन खाली तारों को पुनः देख सका। क्या बात है? क्या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, या क्या वास्तव में तियान बुलुओ के शरीर पर वे तार हैं? लिन शेन संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी आंखों के साथ क्या हो रहा था। लिन शेन ने कई बार इसका परीक्षण किया और परिणाम हमेशा एक ही था। जब तक वह ध्यान केंद्रित करता और तियान बुलुओ को देखता, ठीक उसी तरह जैसे कोई दूसरे व्यक्ति के दबाव बिंदुओं को देखता है, वह तियान बुलुओ के शरीर पर उन खाली तारों को देख सकता था। जब तक तियान बुलुओ स्वर्ग और मनुष्य के साथ एकता की उस स्थिति से बाहर नहीं आया, तब तक लिन शेन उसके शरीर पर खाली तारों को नहीं देख सकता था। हाँ, मैंने अंततः एक और सफलता प्राप्त कर ली है। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की गहरी समझ प्राप्त कर ली है और मैं स्वर्ग और मनुष्य की एकता के क्षेत्र में पहुंच गया हूँ।
सर्वोच्च क्षेत्र, देवभूत क्षेत्र, अब केवल समय की बात है, तियान बुलुओ ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। राजकुमार, जब आप अभी स्वर्ग और मनुष्य के साथ एकता की स्थिति में थे, तो क्या आपने कुछ देखा था? ये देखकर कि तियान बुलुओ उससे बात कर रहा था, लिन शेन ने पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या तियान बुलुओ अपने शरीर पर खाली तारों को देख सकता है। अगर तियान बुलुओ भी उन्हें देख सकता है, तो इसका मतलब होगा कि लिन शेन की आंखें सामान्य थीं। आप उन्हें देख सकते हैं। तियान बुलुओ ने लिन शेन को कुछ आश्चर्य से देखा। मैंने थोड़ा सा देखा। लिन शेन ने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि तियान बुलुओ के शरीर पर उन शून्य तारों का दिखना सामान्य था और शायद स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का प्रभाव था। लिन शेन का ये दावा सुनकर कि वह थोड़ा बहुत देख सकता है, तियान बुलुओ और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। मैंने स्वर्ग और मनुष्य के साथ एकता के कौशल को समझ लिया है, अपने शरीर को स्वर्ग के मार्ग के साथ मिला लिया है और स्वर्ग के साथ एकता की भावना प्राप्त कर ली है। मैं स्वर्गीय दाव कानूनों की एक झलक पाने में सक्षम हूँ, और आप वास्तव में इसे देख भी सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वर्गीय दाव कानून क्या है? क्या आप उन तारों के बारे में बात कर रहे हैं? लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तियान बुलुओ जो वर्णन कर रहा था वह उसके द्वारा कही गई बातों से थोड़ा अलग था। कौन से तार? मैं स्वर्गीय दाव नियमों के बारे में बात कर रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी में सभी चीजों के संचालन के नियम, अवर्णनीय और निराकार। तुलना करने के लिए तार शब्द का उपयोग करना शायद उचित न हो। तियान बुलुओ ने अपने कपड़े चेक किए और देखा कि कोई तार नहीं है। हम शायद इसे व्यक्त करने के हमारे तरीके अलग हैं। मैं उन नियमों का भी उल्लेख कर रहा हूँ। लिन शेन अब निश्चित हो सकता था कि तियान बुलुओ तार नहीं देख सकता था, लेकिन जिसे वह स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों के संचालन नियमों के रूप में संदर्भित करता था, वह संभवतः वे तार थे जिन्हें लिन शेन ने देखा था, क्योंकि यह वे तार थे जो तियान बुलुओ की गतिविधियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। तियान बुलुओ की धारणा में ये स्वर्गीय दाव कानून होना चाहिए। लिन शेन जानना चाहता था कि क्या उसके अलावा कोई और भी तियान बुलुओ के शरीर पर तार देख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां केवल वे दोनों ही थे, इसलिए इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। भाई तियान, मैंने अभी अभी स्वर्ग और मनुष्य के साथ एकता के क्षेत्र को समझा है। क्या तुम मेरे साथ अभ्यास में चलोगे ताकि देख सको कि वास्तविक युद्ध में ये कैसा होता है? तियान बुलुओ ने लिन शेन की खासियत को नजरअंदाज करते हुए उत्साह से लिन शेन से उसका साथी बनने के लिए कहा, क्योंकि वह वास्तविक युद्ध में इस क्षेत्र के प्रभाव को जानना चाहता था। जरूर, लिन शेन ने तुरंत सहमति जताई। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह वास्तविक लड़ाई में उन शून्य तारों का पता लगा सकता है। भाई तियान, जैसा चाहो वैसा हमला करो, मेरे पास जवाब देने के अपने तरीके हैं। दोनों बाहर चले गए और तियान बुलुओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लिन शेन ने सीधे तौर पर 1000 मेन पॉइंटर के कौशल का इस्तेमाल किया और तियान बुलुओ के शरीर की ओर इशारा करने के लिए अत्यंत गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। यह अजीब था। लिन शेन की हाथ की तकनीक पहले से ही अविश्वसनीय रूप से छिपी हुई थी, फिर भी जैसे ही उसकी उंगली हिली, तियान बुलुओ ने प्रतिक्रिया की। लिन शेन की उंगली को सहजता और स्वाभाविकता से चकमा दे दिया। वास्तव में ये संभव है। फिर से अपनी सबसे मजबूत तकनीक से मुझ पर हमला करें, तियान बुलुओ ने कहा। लिन शेन ने 1000 मेन पॉइंटर चलाया। उसकी उंगली एक प्रेत की तरह तियान बुलुओ की ओर घूम रही थी। उनकी उंगली की तकनीक अप्रत्याशित रूप से बदल गई, लेकिन तियान बुलुओ हमेशा स्वाभाविक रूप से उनकी उंगली को चकमा देने या अवरुद्ध करने में कामयाब रहे। चाहे लिन शेन की चालें कितनी भी विविध क्यों न हो, तियान बुलुओ आसानी से उनका मुकाबला कर सकता था। लिन शेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश करने के बाद तियान बुलुओ ने वास्तव में एक बार फिर उसके चारों ओर अलौकिक धागे प्रकट किए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही लिन शेन ने एक चाल चली, ऐसा लगा जैसे उसने तियान बुलुओ के शरीर पर ईथर के धागे चालू कर दिए, जिससे तियान बुलुओ के शरीर को लिन शेन के हमलों का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए मार्गदर्शन मिला। चाहे लिन शेन कितनी भी तेज चले, उसकी शक्ति कितनी भी मजबूत हो या उसकी हरकतें कितनी भी गुप्त हो, वह ईथर के धागों को प्रभावित करने से बच नहीं सकता था। जब तक वह आगे बढ़ता, अलौकिक धागे अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करते, मानो धागे का दूसरा सिरा स्वयं लिन शेन से जुड़ा हो। इस विचार ने लिन शेन को चौंका दिया और उसने जल्दी से अपने शरीर की जांच की। अपने शरीर पर उन अलौकिक तंतुओं में से किसी को न देखकर राहत महसूस की। क्या हुआ?
तियान बुलुओ ने लिन शेन को असमंजस से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़ाई के बीच में लिन शेन ने हमला करने के बजाय अपने शरीर को देखना क्यों शुरू कर दिया था। कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरे कपड़े थोड़े असहज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिन शेन ने कहा। इस बार मुझे तुम पर हमला करने दो। मैं आक्रमण के समय स्वर्ग और मनुष्य की एकता का प्रभाव देखना चाहता हूँ, तियान बुलुओ ने कहा। जब लिन शेन ने पहले हमला किया था तो तियान बुलुओ ने महसूस किया था कि लिन शेन का कौशल स्तर बहुत ऊंचा था और उसका गुण भी मजबूत था, इसलिए उसने कोई आरक्षण नहीं किया और सीधे लिन शेन पर हमला करने के लिए स्वर्ग और मनुष्य की एकता का इस्तेमाल किया। उनका दृष्टिकोण भयानक किंतु स्वाभाविक था। वे ऐसे कोनों से प्रहार कर रहे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, मानो ऐसा ही होना चाहिए। तियान बुलुओ के प्रत्येक हमले में सही समय, स्थान और सामंजस्य का लाभ दिखाई देता था। प्रवाह के साथ चलते हुए, ऊंचे स्थान से वार करते हुए, अपने पास उपलब्ध हर चीज का पूरा उपयोग करते हुए, ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण तियान बुलुओ की सहायता कर रहा था। लिन शेन ने तियान बुलुओ से जूझने के लिए अपनी चाल तकनीक और फिंगर स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन वह इतना दबा हुआ था कि उसे जवाब देने में संघर्ष करना पड़ा और वह पीछे हटता रहा। यद्यपि उनकी आंदोलन तकनीक युन की शिक्षाओं से ली गई थी, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के बाद लिन शेन ने इसका इस्तेमाल निर्दोष रूप से किया। थाउजेंड मेंस पॉइंटर के सूक्ष्म परिवर्तनों के साथ एक औसत एस्केंडर को संभवतः कुछ ही चालों में लिन शेन द्वारा मारा जाएगा। लेकिन लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक लिन शेन तियान बुलुओ के दबाव में था, तकनीक के स्तर पर उसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। तियान बुलुओ का हर प्रहार दोषरहित था, स्वर्गीय दाव के अनुरूप था और केवल लिन शेन ही नहीं बल्कि तियान बुलुओ का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें दोष नहीं ढूंढ पाएगा। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल काफी प्रभावशाली। लिन शेन ने खुद को आश्चर्यचकित किया। यदि यह मुकाबला न होता तो लिन शेन को अब कौशल का खेल नहीं बल्कि केवल शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता। नहीं, मुझे कौशल के मामले में उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि उसे कौशल में तियान बुलुओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तियान बुलुओ के शरीर पर खाली धागे देख सकता था। ये धागे तियान बुलुओ की सहज शारीरिक गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाते थे। इसलिए लिन शेन को केवल ये पता लगाने की जरूरत थी कि तियान बुलुओ के शरीर में किस तरह की क्रिया को ट्रिगर करने के लिए कौन से धागे हिलेंगे और वह जान जाएगा कि तियान बुलुओ आगे क्या करेगा। क्या ये धोखा देने के बराबर नहीं था पहले से जवाब जानना? इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ने चुपचाप उन खाली धागों के पैटर्न को देखा। उसे यह याद रखने की जरूरत नहीं थी कि प्रत्येक धागा क्या करता है, बस उसे यह पता लगाना था कि प्रत्येक धागा शरीर पर किस पैटर्न से मेल खाता है। याद करना कठिन था, लेकिन पैटर्न ढूंढने से चीजें सरल हो गईं। जल्द ही लिन शेन ने तियान बुलुओ के शरीर पर उन धागों के प्रभाव पैटर्न का मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था, लेकिन धागे इतनी तेजी से चलते थे कि लिन शेन को इसका अंदाजा लगाने का समय ही नहीं मिला। भले ही वह पैटर्न को देख लेता, फिर भी वह किसी काम का नहीं था। ऐसी तेज गति वाली लड़ाई में धागे की गति के आधार पर तियान बुलुओ की हरकतों का अनुमान लगाना असंभव है। एक बार धागा हिलने पर तियान बुलुओ पहले ही उसका अनुसरण कर चुका होता है। ये तरीका काम नहीं करेगा। लिन शेन को कुछ निराशा महसूस हुई। हालांकि तियान बुलुओ युद्ध में और अधिक बहादुर होता गया तथा स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल के साथ आक्रमण और रक्षा दोनों में अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। यदि यह स्वर्ग और मनुष्य की एकता की प्राप्ति से पहले होता तो लिन शेन के कौशल स्तर के साथ तियान बुलुओ को शायद नहीं लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन लिन शेन को हराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। लिन शेन को लगातार दबाना अब जितना आसान था उतना कैसे हो सकता था? अगर तियान स्वर्ग और मनुष्य की एकता का और अधिक अभ्यास नहीं करना चाहता था तो लिन शेन को दोषों से भरा हुआ देखकर वह उसे बहुत पहले ही नीचे गिरा चुका होता। यदि आक्रमण में हर तरह का लाभ है और रक्षा हर चाल का पूर्वानुमान लगाती है, तो मैं ये कैसे खेल सकता हूँ? लिन शेन को लगा कि जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कच्ची ताकत से पराजित नहीं कर देता, तब तक वह अकेले कौशल के साथ स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में तियान बुलुओ को नहीं हरा सकता। स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल जैसे शक्तिशाली कौशल के साथ दिव्य जाति के बीच इसकी इतनी गिरावट क्यों आई है? क्या ये वास्तव में सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि स्वर्गीय हृदय कौशल पुराना हो गया है? भले ही स्वर्गीय हृदय कौशल पुराना हो गया हो, इसे संशोधित और उन्नत किया जा सकता है। कई छोटी जातियों के विकास कौशल को 5 मौलिक विकास कौशल से संशोधित किया गया था,
और उनमें से कई शक्तिशाली विकास कौशल हैं। बिना किसी संशोधन के भी स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का प्रभाव अकेले ही अन्य उन्नत विकास कौशल द्वारा लाए गए लाभों को संतुलित करने के लिए पर्याप्त है, और यह और भी अधिक व्यावहारिक है। ये बहुत दूर की बात है कि दिव्य जाति में लगभग कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो इतनी मजबूत तकनीक का उपयोग कर सके। लिन शेन ने खुद से सोचा। उन्हें दृढ़ता से संदेह था कि दिव्य जाति ने स्वर्गीय हृदय कौशल को त्याग दिया और स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की खेती नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर शून्य धागे की भी खोज की थी, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ पीछे से नियंत्रित किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने ऐसी शक्तिशाली तकनीक को त्यागने का फैसला किया। लेकिन फिर उसे लगा कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। दुनिया में कौन सा प्राणी ऐसे विचित्र और अप्रत्याशित शून्य धागों को नियंत्रित कर सकता है? क्या ये कोई उच्च आयामी प्राणी हो सकता है? या शायद पूरी दुनिया एक कठपुतली शो की तरह थी, जिसमें हर चाल निर्माता द्वारा नियंत्रित होती थी, हर व्यक्ति तारों से बंधी कठपुतली था। यदि ऐसा था तो फिर वह अन्य लोगों के खाली धागे क्यों नहीं देख सका? लिन शेन ने बहुत सोचा, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। तियान बुलुओ ने बढ़ते उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी, रुकने से इनकार कर दिया। लिन शेन ने सोचा, मैं बिना किसी कारण के सिर्फ एक स्पैरिंग पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वह मुझे अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी उसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। परिणामस्वरूप लिन शेन ने खुद को जाने दिया और विलय किए गए 1000 पुरुषों के सूचक का उपयोग करने का प्रयास किया, जिससे 28 ऊर्जा 1000 पुरुषों के सूचक के भीतर छिप गई। पहले तो इसका कोई असर नहीं हुआ। या तो उसने सीधे 28 मुट्ठी से प्राप्त 28 अंगुल बल का इस्तेमाल किया, या फिर सिर्फ 1000 आदमियों के सूचक का इस्तेमाल किया, जिससे समय रहते उसमें 28 अंगुल बल डालने में नाकामयाब रहा। इससे पुरानी कहावत की पुष्टि हुई, सिर पर ध्यान दो और पूंछ को अनदेखा करो। यहाँ तक कि लिन शेन ने जो गुप्त हृदय तकनीक का अभ्यास किया था, वह भी आधी समझ में ही आई थी। उसने अभी तक उसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। हालांकि लिन शेन की अंधी टटोलने की हरकत ने अप्रत्याशित रूप से तियान बुलुओ को असामान्य रूप से असहज महसूस कराया। कई बार वह ये नहीं समझ पाया कि लिन शेन किस तरह की उंगली का इस्तेमाल कर रहा था। भले ही तियान बुलुओ स्वयं उन्हें भेद नहीं सकता था, लेकिन स्वर्गीय दाव कानून उसे स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकते थे, इसलिए लिन शेन दृढ़ता से दबा हुआ रहा। सौभाग्य से लिन शेन की सहनशक्ति वास्तव में मजबूत थी, और यहाँ तक कि राजकुमार तियान बुलुओ को भी हार माननी पड़ी। जब तक वह लड़ने के लिए बहुत थक गया, तब तक वह केवल रुक सकता था और आराम कर सकता था। लिन शेन ने तब एक और समस्या पर ध्यान दिया। कोई भी प्राणी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यहाँ तक कि निर्वाण प्राणी भी, एक बार उसकी सहनशक्ति में समस्या आ जाए तो उसकी गतिविधियां निश्चित रूप से विकृत हो जाएंगी और वह अपनी पिछली उत्तम स्थिति को कायम नहीं रख सकेगा। लेकिन हालांकि तियान बुलुओ इतना थक गया था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी उसकी हरकतें बिना किसी विकृति के पूरी तरह से निष्पादित हो रही थीं। अब और लड़ाई नहीं, चलो मैं आराम कर लूं, उसके बाद जारी रखते हैं। जमीन पर बैठे हुए तियान बुलुओ ने लिन शेन को देखा, जो सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, और हंसा। भाई तियान, आपकी सहनशक्ति प्रभावशाली है। मैं इस तरह से थक गया हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। धीरज ही मेरी एकमात्र ताकत है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर मेरे ठीक होने के बाद हम फिर से लड़ेंगे, तियान बुलुओ ने कहा, ज्यादा चिंतित नहीं। वह लिन शेन के कथन से सहमत था। धीरज के अलावा वह वास्तव में लिन शेन के कौशल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। स्वर्ग और मनुष्य की एकता के साथ लिन शेन की सभी तकनीकें खामियां थीं। अगर वह जीतना चाहता तो वह कई बार ऐसा कर सकता था। इसके बाद के दिनों में स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल पर ध्यान लगाने के अलावा तियान बुलुओ ने लिन शेन के साथ युद्ध विराम भी किया। लड़ाई से थककर वह बैठ जाता और ध्यान लगाता। एक बार जब उसे कुछ समझ आ जाती तो वह लिन शेन के साथ वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण में शामिल हो जाता। तियान बुलुओ के साथ कई आदान प्रदानों के बाद लिन शेन की उंगली कौशल और आंदोलन तकनीक धीरे धीरे परिपक्व हो गई। वास्तव में वास्तविक युद्ध में प्रगति एकांत चिंतन की तुलना में अधिक तेज थी। लिन शेन अब 28 फिंगर फोर्स से लिपटे 1000 पुरुषों के पॉइंटर को बाहर निकाल सकता था। देखने में ये साधारण लगता था, लेकिन वास्तव में इसमें विस्फोटक शक्ति थी। हालांकि सफलता की दर अभी भी कम थी, और यह बल को सुई में बांधने के लिए पर्याप्त ठोस नहीं था। जिमेन स्पोर्ट्समैन जैसे बल उधार लेने वाले विशेषज्ञ द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए वह अभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सका।
एक बार तियान बुलुओं के साथ एक स्पैरिंग सत्र के दौरान लिन शेन ने अप्रत्याशित रूप से एक ही समय में दो प्रकार की उंगली शक्ति को छोड़ दिया। ये शक्तियां एक दूसरे को घेरने के बजाय एक दूसरे में विलीन हो गईं, और इसने अप्रत्याशित रूप से तियान बुलुओं में घबराहट का एक पल पैदा कर दिया। हाँ, अभी अभी जो गलती से उंगली लग गई, ऐसा लगता है कि वे खाली धागे हिले ही नहीं। लिन शेन को अचानक संभावना की एक नई दुनिया का पता चला। उसे ठीक से याद आने लगा कि वह उस वार को कैसे छोड़ने में कामयाब हुआ था, क्योंकि यह एक दुर्घटना थी। लिन शेन को खुद भी नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया था। अनेक प्रयासों के बाद भी वह पुनः उस मिश्रित अंगुली बल का उत्पादन करने में असमर्थ रहा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह असंभव है। लिन शेन ने बार बार शोध किया, उस उंगली के प्रहार को फिर से बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा।